दोस्तों स्वागत है आर ओ के नए टेस्ट में। तो हम लोग जीएस वर्ल्ड का टेस्ट देख रहे थे आर ओ के लिए। तो ये टेस्ट नंबर 8 है, ठीक है। मगर ये सहूलियत के नाम पे हम 5 इसको रखे हैं, ठीक है, क्योंकि 4 तक हो गया है तो एक क्रम में रहे, इसलिए इसको नाम 5 रख दिए, ठीक है। तो इससे पहले का जो भी टेस्ट है अगर आपको देखना होगा तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, और या टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अन्य जो वीडियोज़ हैं जैसे इंडियन पॉलिटी का हुआ और PYQ उत्तर प्रदेश स्पेशल, और ढेर सारे PYQ पड़े हुए हैं बिहार के, उत्तर प्रदेश के, तो उसको भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। प्लेलिस्ट में सबकी बनी हुई है एक लाइन से, उसको आप देख लीजिए, बहुत बेनिफिट होगा आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या क्या दिया है, जल्दी से ख़त्म करते हैं इसको। फिर से इसका नया जो है 2024 वाला, जिसमें 200 क्वेश्चन के जो क्वेश्चन पेपर बने हुए हैं, जिससे आर ओ में पूछेगा उस तरह से उसका पेपर है, उसको करवा देंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसका है कि भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहा है, ठीक है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो भारत का नक्शा है उसी के बारे में पूछ रहा है। तो भारत के नक्शे के आसपास जो पाकिस्तान के एरिया वाला क्षेत्र थोड़ा है, उसमें भी थोड़ा घुस जाएगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो पूरा भारतीय महाद्वीप कहलाता है भी, पाकिस्तान अफगानिस्तान का थोड़ा क्षेत्र, ठीक है। तो कौन सी बस्ती है? बुर्ज होम है, मेहरगढ़ है, कुलडीहवा है, बेलारी है। तो वो मेहरगढ़ है, ठीक है। बी आंसर सही है, मेहरगढ़, ठीक है, बी आंसर इसका ठीक है। तो नवपाषाण कालीन जो प्राचीनतम बस्ती के साक्ष्य हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, ये जो मेहरगढ़ है बलूचिस्तान में है, ठीक है। जो बलूचिस्तान अभी ट्रेन हाईजैक हो गई पहली बार दुनिया में, वो बलूचिस्तान में ही हुआ था, तो वहीं मेहरगढ़ है, ठीक है। बी आंसर सत्य है इसका। अगला है, अच्छा बुर्ज होम कहाँ है? तो बुर्ज होम JNK में है, जम्मू कश्मीर में है। कुलडीहवा कहाँ है? अपने यूपी उत्तर प्रदेश में है कुलडीहवा। इलाहाबाद में भी है, इलाहाबाद में है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, दूसरे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे। तो एक ही बार वो बने थे, वो कौन सा ईयर था इसको याद रहना चाहिए आपको। तो किस वर्ष बने थे? तो बेलगाम में बने थे, ठीक है। बेलगाम में आयोजित हुआ था, जो 1924 में हुआ था। बी आंसर इसका सही है, 1924 में बेलगाम में वो महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। वो 40वां था, ठीक है, 40वां अधिवेशन था। 40वां जो संविधान का एक्ट है उसमें गांधीवादी विचारधारा है, जिसपे लोकल गवर्नेंस या पंचायती राज के बारे में गांधी जी ने बात किया था। और 40वां में उन्होंने बना भी था, अध्यक्ष बने थे वो, ठीक है। 25वां में कौन बना था अध्यक्ष? तो कानपुर में हुआ था 25वां। ये बनी थी सरोजिनी नायडू थी, इसमें पहली भारतीय महिला थी ये, और दूसरी महिला पूरे कांग्रेस की थी, पहली भारतीय महिला थी, ठीक है। 2022 में जो हुआ था, 2022 में जो देश बंधु चित्तरंजन दास बने थे इसके, CR दास जिनको कहते थे, 38वां था, ठीक है। ये गया में हुआ था। और 23 वाला जो था, 23 वाला मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने थे दिल्ली में, अबुल कलाम आज़ाद बने थे, ठीक है। तो ये हो गया दोनों। तीसरा है कि निम्नलिखित में से सैंधव स्थल R37 कब्रिस्तान के प्रमाण कहाँ मिले हैं। तो R37 के जो प्रमाण मिले हैं वो कहाँ मिले? मोहनजोदड़ो में, लोथल में, कालीबंगा में, हड़प्पा में। तो हड़प्पा मिले हैं, डी आंसर सही है। R37 जो कब्रिस्तान का नाम है वो जो सैंधव सभ्यता में लोथल से गोदीवाड़ा, मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति और कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और जो कब्रिस्तान है वो हड़प्पा से मिला। तो हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में कब्रिस्तान स्थित है, ठीक है। और जो लोथल में है वो गोदीवाड़ा मिला है, सब जानते हैं। और मोहनजोदड़ो में कांसे की नर्तकी की जो मूर्ति मिली थी वो मिली थी, और कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले थे, ठीक है। अगला है कि 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण क्यों था? इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया? तो मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया, अंग्रेजों के साथ संधि की, होम रूल लीग से अलगाव हुआ, पूर्ण स्वराज की मांग की।
तो क्या किया 1916 में, क्या ऐसा हुआ था बताइए। तो ये वाला मामला हुआ था, मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया और इसी गठबंधन ने जो 1909 का अलग जो निर्वाचन क्षेत्र इनको मिल गया था, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो मिला था उसको मान्यता दे दी इन्होंने। कांग्रेस ने मान्यता एक तरह से दे दी इसको। अगर एक साथ गठबंधन नहीं किए होते तो हो सकता, जब गठबंधन कर लिए इसका मतलब कि आप मान लिए हैं इस बात को कि अलग से निर्वाचन क्षेत्र इनका होना चाहिए। तो कहते हैं कि जो लेखक लोग कहते थे कि इसी यहीं से समझ लीजिए कि भारत के पार्टीशन का एकदम से मामला सेट हो गया था कि भारत का पार्टीशन हो जाएगा और दिक्कत यहीं से जनरेट हो गई थी। ठीक है, तो मुस्लिम लीग के साथ जो गठबंधन हुआ था 1916 के लखनऊ समझौते में हुआ था। और 1916 के लखनऊ समझौते में एक और चीज़ हुआ था, जो 1907 में गरम दल और नरम दल विभक्त हुए थे, वो फिर से आके एकजुट हो गए। ठीक है, तो दो घटनाएं बड़ी बड़ी हुई थी यहाँ पे। अगला है, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करिए। तो संलेखना पद्धति का उल्लेख जैन धर्म में है। तो संलेखना पद्धति पूछ रहा है, तो ये जैन धर्म का है, सही है। तो देखे होंगे आप कभी कभी रील जो वायरल होती है यूट्यूब पे या कहीं भी देखते होंगे, तो जैन मुनि जो होते हैं वो बिना खाए जो हैं कान में रस्सी उसी बांध के तरह से बैठे रहते हैं वो लोग, तो संलेखना में रहते हैं। तो क्या होता है कि बिना खाए अन्न और ये सब खाए बिना खाए उपवास करके शरीर का त्याग करते हैं। ठीक है, जैन धर्म जो है पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। इसके अनुसार कर्म फल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। ठीक है, जो आपका कर्म फल है, कर्म फल वही जन्म और मृत्यु देता है। अगर कर्म का फल अगर आपका बैलेंस हो गया है तो आपको दोबारा जन्म नहीं होगा। ठीक है, तो संलेखना जो है जैन धर्म का है, इसमें उपवास करके अपनी जान को त्यागना होता है। अगला है, जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। तो हाँ, करता है। दोनों ही कथन इसके सही है, सी आंसर इसका सही है, दोनों ही कथन सत्य हैं। ठीक है, अगला है, वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण क्या था। तो कर्जन के समय उग्रवाद का पनपने का सबसे मुख्य कारण था बंगाल विभाजन। ठीक है, ये आंसर सही है, पहला ही ठीक है, बंगाल विभाजन। तो 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी गई। तो घोषणा जो की गई थी 19 जुलाई को 1905 को की गई थी, घोषणा की गई थी। ठीक है, जिस दिन घोषणा की गई थी उसी दिन से स्वदेशी आंदोलन भी घोषित कर दिया गया था। 16 अक्टूबर को लागू कर दिया गया इसको, 16 अक्टूबर को 1905 को बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया। ठीक है, अगला है, 7वें नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो निजामुद्दीन औलिया ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। तो मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी के लिए कहा था, बताइए। तो पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, सही पूछ रहा है। तो उसके लिए नहीं कहा था, निजामुद्दीन औलिया इसके लिए नहीं कहा था, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए नहीं बोला था। दूसरा, जौना खां गयासुद्दीन तुगलक के बचपन का नाम था। तो जौना खां जो था मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम था, गयासुद्दीन तुगलक का नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तो दोनों ही कथन गलत हैं, डी आंसर सही है। तो निजामुद्दीन औलिया ने जो बोला था गयासुद्दीन तुगलक के लिए बोला था, दिल्ली अभी दूर है, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के लिए बोला था कि दिल्ली अभी दूर है निजामुद्दीन औलिया ने, तो पहला इसलिए गलत है। वहाँ पे एमबीटी लिखा हुआ है। जौना खां गयासुद्दीन तुगलक के बचपन का नाम था। तो जौना खां जिसके नाम पे जौनपुर का नाम पड़ा है, तो जौनपुर का नाम जो है जौना खां पे ही पड़ा है, और ये एमबीटी का नाम था, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था। और इसका जो भाई चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक एफएसटी, इसी ने जौनपुर की स्थापना की और जौना खां की याद में ही जौनपुर का नाम दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी 11 सूत्री चेतावनी दी। इस चेतावनी के संदर्भ में क्या सही है। तो क्या क्या चेतावनी दी थी गांधी जी ने, 11 सूत्री जो मांग दी थी, तो क्या था। तो रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना। तो रुपया डॉलर की वहाँ बात ही नहीं थी, पहला गलत हो गया। ठीक है, भू राजस्व में 50% की कमी करना। तो हाँ, भू राजस्व में कमी करने की बात उन्होंने कही थी। तीसरा है राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। तो राजनीतिक कैदियों को सिर्फ बात की थी कि रिहा करना है। राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का मतलब यही था
कि जो लोग राजनीति कर रहे थे उनको वो कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उनको आप रिहा कर दीजिए। तो जो भगत सिंह, राजगुरु ये लोग थे जिनको फांसी दे दी गई, तो वो लोग राजनीतिक कैदी नहीं थे, वो लोग उग्रवाद उस सरकार के लिए उग्रवादी थे। ठीक है, वो लोग उग्रवादी कैदी थे, हिंसक कैदी थे, इसी वजह से उनको छोड़ा नहीं गया था। ठीक है, राजनीतिक कैदियों को छोड़ा गया था। बी आंसर सही है इसमें। ठीक है, 2-3 इसका सही है। 9वां है कि नीचे दिए कूट की सहायता से कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, बताना है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत कर दिया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत किया, तो ठीक है। राजा राम मोहन राय ने इसकी अगुवाई की थी, दोनों कथन सही है और वो व्याख्या भी कर रहा है इसकी। तो ए आंसर सही है कि ए आर दोनों ही सत्य है, और जो आर है वो ए की व्याख्या कर रहा है। अगला जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो सूची है, सूची 2 है। तो राम प्रसाद बिस्मिल है, सूर्य सेन है, अरविंद घोष है, भगत सिंह है। तो पूछ रहा है कि कौन किसको गिरफ्तार किया गया था, किस षड्यंत्र के लिए। तो सूर्य सेन को चटगांव शस्त्रागार के लिए, 3 हो गया। जो अरविंदो घोष हैं उनको जो है लाहौर षड्यंत्र के लिए, अरविंदो घोष को लाहौर षड्यंत्र के लिए जो कि भगत सिंह के लिए किया गया था। पहले देख लेते, राम प्रसाद जो बिस्मिल थे उनका जो था काकोरी के लिए उनको किया गया था। ठीक है, अरविंदो घोष भगत सिंह को किसके लिए किया गया था, तो भगत सिंह के लिए किया गया था लाहौर षड्यंत्र में। ठीक है, तो भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र, अरविंदो घोष के लिए अलीपुर षड्यंत्र था। ठीक है, याद रखिएगा, अरविंदो घोष अलीपुर षड्यंत्र था, और राम प्रसाद बिस्मिल को था काकोरी, अरविंदो घोष को अलीपुर, भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र। तो ये सब षड्यंत्र थे, इन्हीं में इनको किया गया था। ठीक है, तो 2-3-4-1 इसका बी आंसर सत्य है। ठीक है, तो अरविंदो घोष को याद रखिएगा, जब ये छूटे थे इसमें से, तो अलीपुर बम षड्यंत्र में से जब इनको जब छोड़ा गया, इनको रिहाई जब इनकी मिली, तब तक संन्यास ले लिया राजनीति से, तो इनका मिलान करा था। ठीक है, याद रखिएगा। काकोरी जो कांड था 9 अगस्त 1925 को हुआ था, 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, जो अलीगढ़ संयंत्र था वो 1908 को हुआ था, 1908 में हुआ था। ठीक, 1930 में जो चटकाम मास्टर जी ने जो किया था, 1930 में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है जियाउद्दीन बर्नी के बारे में पूछ रहा है कि जियाउद्दीन बर्नी के विषय में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला है कि इसका जन्म जो है गोलकुंडा में हुआ था। जियाउद्दीन बर्नी का जन्म गोलकुंडा में हुआ था, तो गोलकुंडा में नहीं हुआ था। वह मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन था। ठीक है, वह मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन था, ये बात ठीक है। वह तारीख़ी फिरोज शाही का लेखक था, तो ये भी ठीक है। इसका जन्म जो है बुलंदशहर में हुआ था, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और वह मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन था, ये बात ठीक है, ये ठीक है। ये पहला वाला गलत है। 2-3 इसका सही है, बी आंसर ठीक है इसका, 11वें का। ठीक है, तो तारीख़ फिरोज शाही लिखा है, फतवे ए जहांदारी लिखा है। ये फतवे जियाउद्दीन बर्नी ने फतवा ए जहांदारी जो है बर्नी नहीं लिखा है। दोनों कथन इसके सत्य हैं। ठीक है, 12वां है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था। तो मैंने कहा था कि आप मेरे चैनल पे जो अधिनियम हैं उनको देख सकते हैं पिछले वाले वीडियो में, जब उसको देखेंगे आप तो ये सब क्लियर हो जाएगा। तो फलस्वरूप बर्मा अलग हुआ था। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। तो 1935 के अधिनियम में बर्मा जो है वो भारत से अलग कर दिया गया था। ठीक है, सी आंसर सही है इसका। तो इसमें जो है बर्मा के साथ साथ बर्मा तथा अदन को भारत के शासन से पृथक कर दिया गया था, और सिंध और उड़ीसा को 2 नवीन प्रांत बना दिया गया था। तो सिंध और उड़ीसा को 2 नवीन प्रांत इसी में बनाया गया था, और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को गवर्नर के अधीन रखा गया। ठीक है, अगला जो इसमें पॉइंट था कि केंद्र या संघीय सरकार के लिए द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, और भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना जो 1935 वाले एक्ट में किया गया। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन का, सी आंसर सही है। बर्मा को 1935 के अधिनियम में अलग किया गया। अगला है कि सबसे पुरानी इमारत को सर्वप्रथम रखते हुए निम्नलिखित में से किस तिथि के अनुसार क्रमबद्ध करना है। तो सबसे पुरानी इमारत को सर्वप्रथम रखते हुए तिथि बनानी है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा है, दीन पनाह है, फिरोज शाह कोटला नगर है, अलाई दरवाज़ा है।
तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो था ये तो कौन बनाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था इसको, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। ठीक है। अलाई दरवाज़ा जो था ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, अलाउद्दीन ने बनवाया था। ठीक। फिरोज शाह नगर जो बनाया था फेस्टिव फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। दीन पनाह हुमायूं ने बनाया था। ठीक है। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आया था, फिर अलाउद्दीन खिलजी आया, फिर एफएसटी आया, फिर हुमायूं आया। तो कौन आएगा पहले? पहले 1 आएगा, फिर से 4 आएगा, ठीक, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा। तो 1 4 3 2 इसका सही आंसर ए वाला होगा, 1 4 3 2। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? तो कौन सा आंदोलन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन था, बी आंसर सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया गया था 1942। अगला है कि अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में लगाना है। तो अकबर के शासनकाल में जो घटनाएं हुई थी उसका सही कालानुक्रम क्या है उसको बताना है। तो प्रांतों का गठन था, घोड़ों को दागना, मनसबदारी व्यवस्था का प्रचलन, जजिया की समाप्ति। तो कौन था इसमें सबसे पहले? तो बताना है आपको सबसे पहले क्या था। तो जजिया की जो समाप्ति थी सबसे पहले किया था उन्होंने 1964 में ही जजिया की समाप्ति कर दिया था। तो सबसे पहले 4 होगा, जजिया की समाप्ति 1964। ठीक है, 4 हो गया। उसके बाद जो था घोड़ों को दागने की प्रथा जो है इन्होंने चालू किया, तो 2 हो जाएगा। घोड़े की दागने की प्रथा जो 1574 में, ये 1574 ये भी है। ठीक है। और प्रांतों का गठन जो था 1580 में हुआ था, प्रांतों का गठन 1580, 1 हो गया, फिर से 3 हो जाएगा। जो मनसबदारी व्यवस्था थी, मनसबदारी व्यवस्था जो लागू की गई थी, कैसे गड़बड़ हो गया? मनसबदारी व्यवस्था जो थी 3 है ना, सबसे लास्ट में 3। मनसबदारी व्यवस्था 1575 में हुई थी। ठीक है, तो 1575 पहले आएगा, 3 आएगा, फिर 1 आएगा। तो 4 2 3 1 है, 4 2 3 1 इसका बी आंसर सही है। 4 1 3 4 2 3 1। ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ था? तो सबसे पहले जजिया हुआ था 1964, 1564। ठीक है। उसके बाद जो हुआ था घोड़ा दागना 1574, मनसबदारी 1575, उसके बाद गठन प्रांतों का गठन 1580। ठीक है, बी आंसर सही है इसका। अगला है, निम्नलिखित में से विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या थी? तो मुद्रा राक्षस थी, इसकी विषय वस्तु क्या है जो विशाख दत्त ने लिखी थी? तो एक आर्य राजकुमार और एक काबिलाई महिला की प्रेम कथा है। तो ये नहीं था। प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष से भी नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में था। तो सी वाला सही है, चंद्रगुप्त के बारे में बताता है ये। 2 आर्य काबिलाओं के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा भी नहीं है, सी आंसर इसका सही है। ठीक है। 17वां है कि निम्नलिखित कथनों विचार करना है। तो पहला है, अथर्ववेद में सभा व समितियों को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता था। तो अथर्ववेद में कहा जाता कि ऋग्वेद में कहा जाता था ये? तो कथन सही पूछा है, तो अथर्ववेद में भी कहा जाता था, याद रखिएगा इसको। ठीक है। सभा एवं समितियों को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता था। ठीक है। और जो सभा थी वो वृद्ध एवं अभिजात वर्गों से थी, मिली थी, वृद्ध और अभिजात वर्गों के साथ बनी थी, और इसे मंत्री परिषद भी कहा जाता था। और जो समिति थी सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी ये। ठीक है। तो पहला इसका ठीक है। उत्तर वैदिक काल में विदथ का उल्लेख नहीं मिलता है। तो ये भी ठीक है, विदथ का उल्लेख जो है उत्तर वैदिक काल में नहीं मिलता है। तो दूसरा वाला भी सही है। तो 1 और 2 दोनों ही सत्य है, सी आंसर सही है। ठीक है। तो विदथ क्या था ये? तो विदथ था आर्यों के समय जो थी यह प्राचीन जनसभा थी, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों शामिल होकर आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक तथा सैन्य मामले पर विचार करते थे ये लोग। ठीक है। तो एक तरह की समिति ही थी ये भी, विदथ। ठीक है। तो ये पूरा बात है। अगला क्वेश्चन है,
18 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश नहीं थी? तो नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश क्या नहीं थी बताना है। तो नेहरू रिपोर्ट में क्या लिखा गया था, ये पूछने का मतलब है इनका, और उसमें क्या नहीं था, तो नहीं पूछा है। तो नागरिकों को परिभाषित करते हुए मूल अधिकारों की मांग इसमें की गई थी। अगला है, भारत को डोमेनियन स्टेट का दर्जा दिया गया। इसमें गवर्नर जनरल की स्थिति संवैधानिक मुखिया तक ही रहेगी, और सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया गया। तो इसमें क्या नहीं किया गया था? तो डी वाला जो दिया है इसमें, स्वीकार किया गया था, यही नहीं किया गया था। डी आंसर सही है, बाकी ये तीनों था। ठीक है, तो डी उत्तर सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए कथन और कारण वाला है ये। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन जो है, कथन कर रहा है मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहित किया। तो हाँ, किया। अगला है कि मैकाले को विश्वास था कि अंग्रेजी शिक्षा भारत का वैज्ञानिक, तकनीकी तथा औद्योगिक विकास करेगी। तो ऐसा है उसका विचार नहीं था। ठीक है, तो ये नहीं सोचा था वो मैकाले ने विश्वास था कि अंग्रेजी शिक्षा जो है भारत के में छन छन के नीचे भी जाएगी वो, और सबको जो है एक मतलब ऊपर से तो वो लोग भारतीय होंगे मगर अंदर से पूरा अंग्रेज होंगे वो लोग। ठीक है, तो एक तरह की इनकी विचारधारा थी। तो लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही, और 1813 के जो चार्टर एक्ट था उसमें 1 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था शिक्षा के लिए। और अंग्रेजी शिक्षा से सिर्फ ब्रिटिश सरकार को अच्छा क्लर्क मिलने वाले थे, जिससे उनके प्रशासनिक कार्यों में दक्षता जो है बढ़ जाती। वो वैज्ञानिक और शोध संस्थान के लिए वो लोग भारत में ये सब नहीं करते थे। ठीक है, तो पहला तो सत्य है, इसका दूसरा गलत है। सी आंसर सही है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसका सी आंसर सही था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के केवल हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी? तो किस मुगल बादशाह के काल में हिंदू मनसबदारों की संख्या अधिक थी? तो अकबर में नहीं, शाहजहाँ में, जहांगीर में नहीं, औरंगजेब में। डी आंसर सही है, औरंगजेब में सबसे अधिक मनसबदार हिंदू थे। ठीक है, वो औरंगजेब था। डी आंसर सही है इसका, डी आंसर। 21वां है कि भारत में एटॉल प्रवाल भित्ति क्षेत्र स्थित है। तो जो एटॉल होता है, इस तरह का क्षेत्र होता है, बीच में पानी होता है। एटॉल प्रवाल क्षेत्र जो है वो कहाँ पे है? मन्नार की खाड़ी में है, कच्छ की खाड़ी में, लक्षद्वीप में है, अंडमान निकोबार में है। तो कहाँ है वो? तो लक्षद्वीप में है। सी आंसर सही है। एटॉल जो है वलयाकार जो प्रवाल भित्ति होती है, इस तरह से कभी रहती है, बीच में थोड़ा सा गैप रहता है पानी आने के लिए, बाकी इतना मोटा इस तरह से रहता है, पूरा में जल भरा रहता है, अच्छा लगता है देखने में, ये पूरा जल भरा रहता है इसमें। ठीक है, तो लक्षद्वीप है, याद रखिएगा इसका। तो कौन सा आंसर सही है इसका? तो इसका आंसर नंबर सी सही है। ठीक है, तो घोड़े के नाल के आकार के एटॉल होते हैं, इसको भी याद है। घोड़े के नाल के आकार जैसे बनाया हूँ, ये जो है घोड़े के नाल के आकार के जो एटॉल होते हैं। ठीक है, ऐसे प्रवालों के बीच लैगून पाई जाती है। तो लैगून झील जो होती है ऐसे प्रवालों के बीच ही पाई जाती है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्राकृतिक गैस के प्रसंस्करण, संप्रेषण तथा वितरण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो प्राकृतिक गैस का किसके द्वारा? तो ONGC है, ऑयल इंडिया लिमिटेड है, OIL है, गेल है, या रिलायंस इंडस्ट्री है? किसके द्वारा किया जाता है ये? तो गेल द्वारा किया जाता है। ठीक, सी है। भारत में प्राकृतिक गैस जो है प्रसंस्करण जो है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल द्वारा किया जाता है। ठीक है, सी आंसर से गेल द्वारा ऐसा किया जाता है। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से पहले से लेकर बाद की तिथियों तक दक्षिण से पश्चिम मानसून के आगमन के क्रम की व्यवस्था करें। तो सबसे पहले कहाँ आता है? तो मानसून सबसे पहले आता है केरल वाले तट पे जो होता है मानसून ब्रश होता है, तो यहाँ पे आता है, सबसे पहले केरल में आता है। तो सबसे पहले से लेकर बाद सबसे पहले केरल में आएगा। ठीक है, उसके बाद ये जाएगा मुंबई में, उसके बाद उड़ीसा की अंडमान निकोबार, तो इस तरह से जाता है। तो अंडमान निकोबार भी पहले जा सकता है। ठीक है, तो बताइए कौन होगा? तो सबसे पहले जब ऐसे जाएगा तो मानसून ऐसा नहीं है कि बस इधर ही चलता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा थोड़ा,
इसका पूरा जो हिंद महासागर है या जितना भी महासागर है तो जनरेट होता है बड़े क्षेत्र में, ठीक है। तो हवा कुछ इससे जाती है, बड़ा क्षेत्र है ना, इस तरह से जाती है, कुछ इधर से निकल जाती है। तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, तो सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून एक केरल है, मुंबई है, यहाँ पे अंडमान निकोबार है। तो अंडमान निकोबार 8 पे ही है, समझ लीजिए, इससे नीचे है अंडमान निकोबार। तो सबसे पहले अंडमान निकोबार पर जाता है, तो सबसे पहले 3 होगा, अंडमान निकोबार, ठीक है, फिर केरल, फिर मुंबई, फिर उड़ीसा। बी आंसर इसका सही है। सबसे पहले जो है अंडमान निकोबार पर जाता है। तो 8 डिग्री के बाद ये शुरू होता है, अंडमान निकोबार जो है यहाँ पे है। तो इस तरीके से हवाएं जाती हैं। तो सबसे पहले अंडमान निकोबार आता है, ये बात याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। तो ITCZ है, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जिंग जोन, ITCZ, जहाँ पे व्यापारिक पौने मिलती हैं, जहाँ से व्यापारिक पौने आके मिलती हैं उस वाले पूरे क्षेत्र को ITCZ कहते हैं, या इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जिंग जोन कहते हैं, ठीक है। जेट स्ट्रीम, तो जेट स्ट्रीम 2 तरह की होती हैं, एक ऊपर बढ़ती है, एक नॉर्थ ईस्ट जेट स्ट्रीम है जो तिब्बत के पठार से भारत की तरफ चलती है, और जो जेट स्ट्रीमें हैं वो ऊपर चलती हैं, क्षोभ मंडल के पास चलती हैं, ठीक है। तो जेट स्ट्रीम भी प्रभावित करती हैं, अल-नीना और ला नीना ये भी प्रभावित करते हैं। तो चारों प्रभावित करते हैं, ठीक है। उपरोक्त में सभी प्रभावित करते हैं भारतीय मानसून को, डी आंसर इसका सही है, चारों ही प्रभावित करते हैं। अगला है कि भारत का तमिलनाडु राज्य अपनी अधिकांश वर्षा मानसून की किस शाखा से प्राप्त करता है। तो जो भारत है तो मानसून की किस शाखा से प्राप्त करता है आपको जानना है। तो जो इधर से नॉर्थ ईस्ट से जो चलती है, उत्तर पूर्व से जो मानसूनी हवाएं चलती हैं इस तरीके से आती हैं। तो यहाँ तो पूरा ये हो जाता है, यहाँ पे जो पहाड़ ज़्यादा छेक लेता है इसको, इसका जो है इस एरिया में घुस नहीं पाते हैं ज़्यादा, ठीक है। ये वृक्ष छाया प्रदेश में पड़ जाता है, और घुस भी जाती तो यहाँ पे कहीं वाटर बॉडी है नहीं, तो ये आके यहाँ पे आएंगी तो शुष्क हवाएं रहेंगी, तो बारिश नहीं करेंगी। तो जो बंगाल की खाड़ी से जो जलवाष्प ग्रहण करती हैं या जो भी वाटर नमी ग्रहण करती हैं वो आके यहाँ पे जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है यहाँ पे लोग बारिश करती हैं, ठीक है। यहाँ पे पहाड़ियाँ जो हैं टकरा के ऊपर होकर यहाँ वर्षा करती हैं। तो तमिलनाडु वाले क्षेत्र पे दक्षिण पश्चिम मानसून से नहीं, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल खाड़ी से भी, इससे भी नहीं, उत्तर पूर्वी मानसून से करती हैं। सी आंसर इसका सही है, उत्तर पूर्वी मानसून से करती हैं तमिलनाडु में जो वर्षा होती है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है 26 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है बताना है। तो पहला, जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय भारत में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। तो जलोढ़ मृदा जो है बता रहा है कि मृदा पर जो प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। तो समझिए बात को पहले कि जलोढ़ मृदा कैसे बनती है। तो जो नदियों के बहाव से, जो नदियों में बाढ़ आती है बरसात के दिनों में, जहाँ जहाँ पानी फैलता है तो उसमें जो गाद होता है, वो गाद जमा जब होता है तो वो जो जमता है उससे जो मिट्टी बनती है, ठीक है। तो जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय जो जितनी भी नदियाँ होती हैं तो जो जमा करते हैं, बाढ़ का जो गाद हो जमा होता है तो धीरे धीरे वो मिट्टी बन जाती है, ठीक है। अगला है, जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। और अगला है, प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेप होने वाली नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। तो इसमें पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, ठीक है। तो जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय जो नदियाँ होती हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं, मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट पे, जो हमारा पूर्वी तट है, तो यहाँ पर्वत इधर इस साइड है, ये पूरा जो है ये खाली मैदान है, ठीक है। कैसे मैदान है कि जो नदियाँ यहाँ से आती हैं, जैसे मान लीजिए गंगा नदी आई, तो क्या करेंगी, यहाँ बंगाल की खाड़ी में यहाँ किनारे किनारे कुछ डिपॉजिट करेंगी। महानदी है, ठीक है, जितनी भी नदियाँ इधर से, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, जितना नदियाँ सब यहाँ पे आती हैं, तो ये जो है ये मैदानी क्षेत्र जलोढ़ मृदा का निर्माण करती हैं इस वाले क्षेत्र में, ठीक है।
इधर जलोढ़ मृदा का ज़्यादा निर्माण नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे नदियाँ जो है पत्थर से, पर्वत से आती हैं, और वहाँ पे ज्वालामुखी का जो उद्गार हुआ था पूरा इस क्षेत्र में, तो ये लोग उसको ज़्यादा काट नहीं पाती हैं। अगर काटती भी हैं तो बहुत बालू टाइप की मृदा होती है, तो वो जलोढ़ मृदा नहीं है। जलोढ़ मृदा इसी साइड में ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए पहला वाला ठीक है। दूसरा, जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक होती है, तो जलोढ़ जो मृदा होती है उसमें जो पोटास होता है वो अधिक होता है, ये बात ठीक है। तीसरा है कि प्रति वर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेप होने वाली जो नई जल को खादर कहते हैं। तो हर साल बाढ़ आती है, जैसे नदी किनारे आप रहते होंगे, अगर प्रयागराज में आप रहते होंगे या कहाँ भी जहाँ भी नदी है तो बाढ़ आती होगी, देखते होंगे नई मृदा जो बनती है वो काफ़ी जो होती है उर्वरक होती है, ठीक है। वहाँ पे देखेंगे सीजनल जो आपके खीरा, ककड़ी, सब्जी, जो भी नेनुआ, सरपुतिया, क्या बोलते हैं, कद्दू, लौकी, सब बोया जाता है और काफ़ी बढ़िया से वहाँ पे होता है, ठीक है। और बिना किसी उर्वरक डाले उसमें सब होता है। तो क्यों होता है वो? क्योंकि खादर मृदा है, काफ़ी उपजाऊ मृदा होती है वो, ठीक है। तीनों इसके कथन सत्य हैं। अगला है गेहूं की फसल के बारे में बताना है क्या सत्य है। तो इस फसल को उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो ठीक है, ज़्यादा वर्षा की आवश्यकता गेहूं में नहीं होती। सिंचाई भले से 3-4 बार होती है, मगर बहुत ज़्यादा बारिश की आवश्यकता नहीं होती। अगला है उत्तर पश्चिम भारत में गंगा सतलज का जो मैदान प्रमुख गेहूं उत्पादन क्षेत्र है। तो गंगा और सतलज का जो मैदान है वो प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, कह रहा है ये। कौन सा कथन जो है सत्य है हमको बताना था इसमें। तो देश में जो गेहूं उगाने वाले 2 प्रमुख केंद्र हैं, एक तो उत्तर पश्चिम में गंगा सतलज का जो मैदान है, और दूसरा दक्कन का जो काली मिट्टी है वो वाला क्षेत्र है। तो दोनों ही कथन इसके सही हैं, सी उत्तर सही है इसका, ठीक है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, और इसमें नदी दिया हुआ है और परियोजना दी हुई है। तो चमेरा परियोजना किस पे है, दुलहस्ती किस पे है, तिपाई मुख किस पे है, तिलैया किस पे है। तो इम्पोर्टेंट है, चमेरा जो है परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। समझ रहे हैं, चमेरा हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदी बहती है इसमें बताइए? तो रावी नदी है इसमें। तो चमेरा रावी नदी पे है, दुलहस्ती चेनाब पे है, ठीक है। तिलैया परियोजना जो है किस पे है, तिलैया, ठीक है। और तिपाई मुख जो है बराक नदी पे है, 4 हो गया ये। और तिलैया जो है बराकर नदी पे है, 3 हो गया। तो ये जो है बराक नदी मणिपुर में है, ये मणिपुर में। चेनाब जो है, चेनाब कहाँ है, JNK में है, हिमाचल प्रदेश में है। बराकर नदी कहाँ है बताइए? तिलैया परियोजना कहाँ है? बताइए, झारखंड में है, ठीक है। तो 2, 1, 4, 3 इसका सही आंसर है, सी आंसर सही है, 2, 1, 4, 3, ठीक है। तो ये पूरा मामला है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। खनिज है और स्थान है, तो हीरा पन्ना में, ठीक है। तो 1 हो गया यहाँ पे। तांबा जो है, मैग्नीज कहाँ पाया जाता है, तांबा अभ्रक। तो छिंदवाड़ा जो है कहाँ पे है, छिंदवाड़ा बताइए? तो मैग्नीज जो है बेल्लारी में है, 3 आंसर हो गया। हीरा पन्ना में है, 1 हो गया। तांबा जो है छिंदवाड़ा में है, 2 हो गया। अभ्रक जो है हजारीबाग में है, 4 हो गया, ठीक है। 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4 ए आंसर सही है, ठीक है। तो मैग्नीज का जो उत्पादन है, बालाघाट जो भंडार है इसका, नागपुर का क्षेत्र है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के बीच में। सुंदरगढ़ जो है कालाहांडी उड़ीसा में है। बेल्लारी सीमोग चित्रदुर्ग कर्नाटक में है। तो ये बेल्लारी जो है कर्नाटक में है मैग्नीज के लिए, और आदिलाबाद आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो ये सब है। अगला हीरा का तो पन्ना में सब जानते हैं, MP में। दूसरा है जो अभ्रक है, झारखंड में है, बिहार में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान, तमिलनाडु में प्राप्त होता है। जो कोडरमा विश्व की सबसे बड़ी अभ्रक की खानें हैं, ठीक है। तो अभ्रक के लिए हजारीबाग प्रसिद्ध है, ठीक है। ए आंसर सही है इसका, याद रखिएगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, और इसमें है गैस विद्युत परियोजना है और अवस्थिति है। तो गैस विद्युत परियोजना है, तो कवास है, औरैया है, कैथलगुड़ी है, मैथान है। तो कौन कहाँ पे है इसको आपको बताना है। जो कवास है गुजरात में है, ठीक है। कवास गुजरात में है, औरैया जो है उत्तर प्रदेश में है, 1 हो गया। कैथलगुड़ी जो है
असम में है, 4 हो गया। मैथान जो है झारखंड में है, 3 हो गया। तो 2 1 4 3 इसका सही आंसर है, 2 1 4 3 बी आंसर ठीक है इसका। अगला है फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो एल्युमिनियम कंपनी है और उसकी अवस्थिति है, तो इसको हमने देखा था इसको, ठीक है। तो हिंडाल्को जो है रेनीकोट में है, तो 4 हो गया। तो बी में चौथा किस में है, तो 2 में है। और इंडियन एल्युमिनियम कहाँ पे है, बाल्को जो है, बाल्को कहाँ है, बाल्को कोरबा में है, ठीक है। 2 हो गया ये, तो 2 इधर हो गया, तो इसका बी आंसर सही है, ठीक है। बाकी जो है इंडियन एल्युमिनियम जो है वो हीराकुंड में है, उड़ीसा में। और नेशनल एल्युमिनियम में, इंडियन एल्युमिनियम दूसरा है और नेशनल एल्युमिनियम जो है कोरापुट में है, ठीक है। तीसरा है, 1 हो गया, 3 हो गया। तो ये भी कोरापुट भी उड़ीसा में ही है, याद रखिएगा इसको। तो इंडियन एल्युमिनियम और नेशनल एल्युमिनियम जो है दोनों ही कहाँ पे हैं, तो उसमें ही है, उड़ीसा में ही है, ठीक है। तो बी आंसर सही था इसका। अगला है अपकर्षण क्रिया क्या है, तो अपघर्षण क्रिया क्या होती है, अपघर्षण पूछ रहा है। तो रेत के कणों का बहना, कठोर पदार्थों को काटना, पदार्थों का रूप परिवर्तन करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हम कठोर पदार्थों को काटते हैं तो अपघर्षण के क्रिया के कारण द्वारा उसको काटा जाता है, तो बी आंसर सही है। तो गतिशील साधनों के साथ विभिन्न प्रकार के शिलाखंड, गोलास्म, कंकड़, पत्थर, बालू के कण आदि जो है कठोर पदार्थों को काटना, तो हम नहीं काटते हैं। ये जो घर्षण होता है, जो अपवर्तन अपक्षय वाली अपक्रिया होती है, तो उसमें गतिशील जो पदार्थ होते हैं वो इनको काटते हैं। वो जो होता है कठोर पदार्थ, हम कह रहे हैं कि कठोर पदार्थों को जो हम काटते हैं, हम नहीं काटते हैं इसको, ये नेचुरल तरीके से कटते हैं, ठीक है। एब्रेशन कहते हैं इसको। तो अपवर्तन का एक प्रमुख कारण ये होता है, ठीक है। जब अपवर्तनकारी नदियाँ जो होती हैं या हिमनद, पवन, महासागरीय तरंग के साथ चट्टान, मलबे व चूर्ण को बहा कर लाती हैं, तो ये पदार्थ जो है धरातलीय शैलों को घर्षण करते हैं और उनको काटते हैं। जैसे देखे होंगे कभी कभी कि समुद्री तट पे आप गए होंगे तो कुछ बड़े बड़े बुलडोजर पत्थर रखे होते हैं, धीरे धीरे जितने भी वो तरंगे आती हैं उनको काट काट के बीच में एकदम गहरा कर देती हैं। तो बड़ा कोई पत्थर है तो उसके बीच तक पानी घुस जाता है और पूरा काट के ये पूरा खाली कर देती हैं सब इसके। तो अपघर्षण के कारण ये होता है, तो उसी को अपघर्षण कहते हैं, ठीक है। तो बी आंसर सही है, अपघर्षण यही है। पानी द्वारा, हिमनद द्वारा या कोई भी अपघर्षणकारी जो भी क्रियाएं होती हैं, नदी, हिमनद, पवन, महासागरीय तरंगे, और कठोर किसी चीज़ को काट देते हैं तो उसको अपघर्षण कहते हैं, ठीक है। अगला 33 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो समुद्री बंदरगाह है और कोई राज्य है। तो अलेप्पी जो कहाँ पे है, एन्नोर कहाँ है, पारादीप कहाँ है और काकीनाडा कहाँ है, बताना है आपको। तो ये सब बहुत ही आसान है। तो केरल में स्थित जो प्रमुख बंदरगाह हैं उसमें कोचीन आता है, कोझिकोड आता है, अलेप्पी आता है, कोल्लम है, तिरुवनंतपुरम आता है केरल में। तो अलेप्पी कहाँ पे है, केरल में है, 3 आंसर सही हो गया। तमिलनाडु में स्थित जो प्रमुख बंदरगाह है उसमें चेन्नई है, एल्लौर है, तूतीकोरिन है। तो एल्लौर इसमें दिया हुआ है, ठीक है। एन्नौर है, एल्लौर कह रहे हैं, एन्नौर है, तो कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, तो 1 हो गया। पारादीप जो है कहाँ पे है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है। तो पारादीप जो है उड़ीसा में अवस्थित है, ठीक है। तो 2 हो गया ये। और काकीनाडा जो है आंध्र प्रदेश में, 4 हो गया। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 इसका ए आंसर सही है, ठीक है। तो समुद्री बंदरगाह में अलेप्पी जो है वो आपका केरल में है, एन्नौर जो है तमिलनाडु में है, पारादीप जो है उड़ीसा में है, काकीनाडा जो है आंध्र प्रदेश में है। ए आंसर इसका सही है। अगला है निम्नलिखित पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर में लेके जाना है हमको, नीचे से ऊपर ले जाना है। तो पूछ रहा है अन्नामलाई है, पलानी है, कार्डमम है और नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। तो हमको क्या करना है कि दक्षिण से ले जाना। सबसे पहले नीलगिरी आती है, ठीक है, दक्षिण नीलगिरी है, फिर से पलानी हिल्स है, ठीक है। उसके बाद में नीलगिरी कहाँ से पहले आएगी भाई, कैसे देख रहे हैं,
सबसे पहले जो है कार्डमम है, सबसे नीचे जो दक्षिण में है वो कार्डमम है, ठीक है। ऐसे आप देखेंगे तो कार्डमम यहाँ पे है, कार्डमम है, ठीक है। तो कार्डमम दूसरे नंबर पे है, 2 हो गया। उसके बाद में जो है अन्नामलाई है, इसके जस्ट ऊपर ऊपर ही अन्नामलाई है, तो अन्नामलाई कौन सा, 4 हो गया। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो आपको आएगी नीलगिरी, और उसके पास में पलानी है, ठीक है। तो नीलगिरी सबसे उत्तर में है, उसके नीचे पलानी है, 3 हो गया यहाँ पे पलानी, और नीलगिरी 1 हो गया। तो क्या होगा, 2 4 3 1 इसका सही है, डी आंसर सही है। तो सबसे नीचे कार्डमम है, फिर अन्नामलाई है, फिर पलानी है, फिर नीलगिरी है। तो देखिए इतने में ही पास पास का पूछ दिया काफ़ी, तो काफ़ी संवेदनशील मुद्दा हो जाता है, ठीक है। अगला है, जो सागर अन्य से भिन्न है वो है काला सागर है, पीला सागर है, कैस्पियन सागर है, लाल सागर है। तो आपको बताना है कि कौन है और क्यों भिन्न है वो। तो कैस्पियन सागर इसमें जो है ये झील है, ठीक है। एशिया की झील है जिसके बृहद आकार के कारण इसको सागर कहा जाता है। बाकी ये जो है सागर सच में है काला सागर, पीला सागर, लाल सागर, ठीक है। यह झील मध्य एशिया में स्थित है। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी झील जो है कैस्पियन सागर ही है, ठीक है। तो सी आंसर सही है, वो झील है। अगला है, निम्नलिखित में से द्वितीय श्रेणी के उच्चावच क्या होते हैं। द्वितीय श्रेणी के, तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन होते हैं। तो प्रथम जो श्रेणी होती है, प्रथम श्रेणी के उच्चावच होते हैं महाद्वीप, महासागर, बेसिन, ये जो होते हैं ये प्रथम श्रेणी के होते हैं। अब महाद्वीपों को काट में जो होता है उसको उसकी काट छांट या इनके इस महाद्वीपों में जो भू आंतरिक गतिविधियां जो होती हैं, उस गतिविधियों से जो निर्माण होते हैं, जैसे मान लीजिए पर्वत, पहाड़, पठार, भ्रंश, ये जो होते हैं वो द्वितीय में आ जाते हैं, ठीक है। द्वितीय श्रेणी में आते हैं वो, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच वही कहे जाते हैं। तो पर्वत, पठार, मैदान, ज्वालामुखी के अंतर्जात बलों के कारण जो कि उत्पन्न होते हैं उसका है। तो इसमें पर्वत, पठार, मैदान तीनों ही आते हैं, ये सी आंसर सही है इसका। तो महाद्वीप है, अब महासागर है, ठीक है। ये प्रथम श्रेणी के हैं। तो प्रथम श्रेणी में जब भू आंतरिक गतिविधियाँ होती हैं और अंतर्जात बल के कारण जब नए किसी उच्चावच का निर्माण होता है तो उस निर्माण को द्वितीय श्रेणी के कहते हैं, उसमें तीनों आते हैं, ठीक है। अगला है, ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाली आंतरिक स्थलाकृतियाँ सील, डाइक किस प्रकार की चट्टान से बनता है। तो सील और डाइक जो बनती है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, यहाँ पे हम लोग रहते हैं, सब लोग रहते हैं, नीचे जो है कहीं ज्वालामुखी यहाँ से मान लीजिए फटा और ये आता है और यहीं से इधर मुड़ गया, इधर जाके डाइक बना दिया, इस तरह से जाके इधर में ऐसे बन गया, इधर अंदर भू अंदर के अंदर डाइक और जो सील जो बनता है वो किस प्रकार की चट्टानें होती हैं। तो बहिर्भेदी आग्नेय चट्टानें, अंतर्भेदी मध्यवर्ती चट्टानें हैं, अंतर्वेदी पातालीय चट्टानें हैं, जैव अवसादी चट्टानें। तो जैव अवसादी तो कभी नहीं होंगी, ठीक है। तो कौन सी चट्टानें हैं, तो अंतर्भेदी मध्यवर्ती चट्टानें उनको कहा जाता है। इनको बी आंसर सही है, ठीक है। जो डाइक और सील वाली जो होती है अंतर्भेदी चट्टानों से बनती हैं, वो याद रखिएगा उसको। अगला क्वेश्चन है कि प्रमुख दर्रे और महासागर को देखना है, कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है हमको। प्रमुख दर्रे हैं, प्रमुख गर्त है, दर्रा नहीं गर्त है, और महासागर हैं। तो एलूसियन गर्त है, टोंगो गर्त है, प्यूटोरिका गर्त है, सुंडा गर्त है। तो इन गर्तों को हमको पहचाना है कि कौन सा गर्त किससे संबंधित है, ठीक है। तो एलूसियन गर्त जो है उत्तरी प्रशांत महासागर में, ठीक है। टोंगा गर्त जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर में है, तो ये भी ठीक है। प्यूर्टोरिका जो गर्त है दक्षिण अटलांटिक महासागर बता रहा है, मगर ये उत्तरी अटलांटिक में, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक में है, ठीक है। बाकी सुंडा गर्त है, सुंडा जो गर्त है हिंद महासागर में, ठीक है। इसका सी वाला जो है सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित है। अगला है 39 नंबर का कि यल तरंगों की खोज जो है HD लव विद्वान ने की थी। भूकंप की सर्वाधिक तीव्रता भूकंप अभिकेंद्र पर होती है।
तीसरा है यस तरंगे द्वितीय तरंगे कहलाती हैं। तो इसमें कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो यल तरंगे की खोज जो है HD लव विद्वान ने किया था, इसीलिए यल तरंगों को लव तरंगे भी कहा जाता है। ठीक है। भूकंप की सर्वाधिक तीव्रता भूकंप अभिकेंद्र पर होता है। तो ये भी बात सही है, सबसे अधिक तीव्रता भूकंप अभिकेंद्र पर होती है। यस तरंगे जो है अनुपस्थ तरंगे होती हैं और ये द्वितीय तरंगे कहलाती हैं, क्योंकि धरातल पर पी तरंग के पश्चात प्रकट होती हैं। सबसे पहले पी तरंगे धरातल पर प्रकट होती हैं, फिर यस तरंगे जाती हैं, इसलिए इनको द्वितीय कहते हैं। और यस तरंगे जो होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक है। तो इसके सभी कथन सही हैं, डी आंसर इसका सही है, सभी कथन सत्य हैं। अगला है चावल के संदर्भ में निम्न कथनों विचार करना है। तो चावल की कृषि विश्व में 45 उत्तर से दक्षिण अक्षांशों के बीच होता है। ठीक है। तो 45 डिग्री उत्तर 45 डिग्री दक्षिण के बीच में जो होता है चावल की खेती सर्वाधिक होती है। दूसरा है भारत में आंध्र प्रदेश तथा गुजरात में वर्ष भर में चावल की 3 फसलें बोई जाती हैं। तो चावल की 3 फसलें बोई जाती हैं। तीसरा है चावल के लिए चिकनी उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। पूछ रहा है कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो सत्य कथन हमको बताना है। तो आंध्र प्रदेश गुजरात में नहीं, पश्चिम बंगाल में जो है 3 फसलें बोई जाती हैं चावल की। दूसरा वाला गलत है। ठीक है। बाकी पहला ठीक है और तीसरा भी ठीक है। चावल के लिए चिकनी और उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। और डी आंसर इसका सही है। ठीक है, डी आंसर ठीक है इसका। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और बताना है जहाज निर्माण कारखाना है और केंद्र है। तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड का जो है ये कोची में है। ठीक है, 4 हो गया ये। मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड जो है, मझगांव जो है वो जो है मुंबई के महाराष्ट्र में है। ठीक है, 3 हो गया। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो है विशाखापट्टनम में है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो है विशाखापट्टनम 1 हो गया। और हुगली डॉकयार्ड जो है कोलकाता में 2 हो गया। तो 4 3 1 2 4 3 1 2 इसका बी आंसर सही है। ठीक है, तो हिंदुस्तान शिपयार्ड को याद करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मझगांव भी इंपॉर्टेंट है और हिंदुस्तान, ये दोनों ही बहुत अच्छा बनाती हैं। तो हिंदुस्तान जो है विशाखापट्टनम में है और मझगांव जो है मुंबई में है, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जापान में टाइफून आता है, वेस्ट इंडीज में हरिकेन आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में बिली बिली आता है, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आता है। तो सी इसका सही सुमेलित नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में बिली बिली नहीं, ये बिली बिली जो है ऑस्ट्रेलिया में आता है। बिली बिली जो है ऑस्ट्रेलिया में आता है। ठीक है, सी वाला गड़बड़ है इसका। ठीक, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के तट पे आता है ये, इस कारण से इसकी प्राकृतिक तबाही होती है इसमें बहुत ज़्यादा, बिली बिली। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान बहिर्भेदी या एक्सट्रूसिव आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो ग्रेनाइट है, डोलोमाइट है, पेग्मेटाइट है, बेसाल्ट है। तो जो एक्सट्रूसिव आग्नेय चट्टान का उदाहरण है वो कौन सा है बताना है। तो बेसाल्ट चट्टानें होती हैं, डी आंसर सही है इसका। तो ज्वालामुखी उद्भेदन के समय लावा के पृथ्वी की सतह पर ठंडा होने से जो चट्टानें बनती हैं उन्हें बाह्य या बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं, जिसमें बेसाल्ट बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान है। ठीक है, बेसाल्टी चट्टानें जो होती हैं लावा से बनती हैं तो इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, ग्रेनाइट है, डोलोराइट है और पेग्मेटाइट है, अंतर्वेदी चट्टानें होती हैं ये। ठीक है, अगला है 44 नंबर का, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो व्यापारिक व पछुआ पौने कोरियालिस बल से प्रभावित होती हैं। तो ठीक है, कोरियालिस बल से प्रभावित होती हैं। स्थानीय पवनों की एक निश्चित दिशा होती है। तो कह रहा है कि स्थानीय पवनों की निश्चित दिशा नहीं होती है। ठीक है, तो स्थानीय पवनों के लिए विशेष जलवायु एवं तापमान की दशाओं के आधार पर एक निश्चित दिशा में नहीं चलती हैं ये। ठीक है, तो कौन सा सत्य है? तो केवल एक सत्य है, इसका ए आंसर सही है। ये कभी भी किसी दिशा में बह सकती हैं स्थानीय पवनें, वहाँ की तापमान और इस पर निर्भर करता है। अगला है 45 नंबर का कि इटली का एटना ज्वालामुखी सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। जो इटली का एटना जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, सुषुप्त नहीं है। पहला गलत हो गया। जब पहला गलत हो गया तो ये गलत और कौन सा है? लास्ट वाला भी गलत हो गया, तो इसका बी आंसर सही हो गया। 2 3 सही है इसका। तो इटली का विसुवियस ज्वालामुखी
सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, ये बात ठीक है। म्यांमार का पोपवा ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है, तो ये भी ठीक है। सत्य कथन पूछा है तो बी आंसर इसका सत्य है, ठीक है। 2 और 3 सत्य है। अगला है सियाल परत की प्रकृति अम्लीय होती है। सियाल मतलब होता है सिलिका और एल्युमिनियम, सीमा होता है सिलिका और मैग्नीशियम। तो सीमा की परत की प्रकृति जो होती है क्षारीय होती है। तो सीमा परत में ज्वालामुखी मैग्मा की उपस्थिति के कारण इसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय हो जाती है। मगर जो सियाल है परत में ग्रेनाइट और नीस सेल अधिक पाई जाती है, अतः इसकी प्रकृति होती है अम्लीय होती है। तो दोनों कथन इसके सत्य हैं, सत्य पूछा भी है, तो सी आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन इसका है 47 नंबर का। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि उत्तरी हिंद महासागर में ग्रीष्मकाल के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून जलधारा प्रवाहित होती है। तो उत्तरी हिंद महासागर में ग्रीष्मकाल के दौरान दक्षिण पश्चिमी मानसून जलधारा प्रवाहित होती है। तो इस तरीके से प्रवाहित होती है इस साइड में, तो ठीक है प्रवाहित होती है। अगला है उत्तरी हिंद महासागर में शीतकाल के दौरान उत्तर पूर्वी मानसून जलधारा प्रवाहित होती है, तो पलट जाती है, ठीक है। तो मौसमी है जो, जैसे कि आप देखेंगे, कहने का इनका मतलब यही है कि जैसे आप देखेंगे ये भारत का मैप है और यहाँ पे मान लीजिए 0 डिग्री है, तो ये उत्तरी हिंद महासागर हो गया, ये दक्षिणी हिंद महासागर है। तो उत्तरी का बात कर रही है। तो जब गर्मी का समय रहता है तो और जगह का आप देखेंगे, जैसे अटलांटिक महासागर को देखें, प्रशांत महासागर को देखें, तो जो जलधाराएँ जैसे बहती हैं वो ठंडी गर्मी हर समय भी वैसे ही उसी तरीके से बहती हैं। मगर यहाँ का थोड़ा अलग मामला है हिंद महासागर का। तो इसमें क्या होता है कि जब गर्मी का समय होता है तो इस तरीके से इधर बहती हैं, ठीक है, इस तरीके से जो जलधाराएँ हैं बहती हैं। आइए जब ठंडी हो जाता है तो उत्तर में ही जलधाराएँ इधर बहने लगती हैं, ठीक है, इस साइड में। तो वही पूछ रहा है कि उत्तरी हिंद महासागर में शीतकाल के दौरान उत्तर पूर्वी बहती, देखिए उत्तर पूर्व से ये लोग बहती आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से लग रहा है बहती आ रही हैं, तो उसी दिशा में हवा बहती है जो कि तमिलनाडु में बारिश कराती है, ठीक है। और जो है गर्मी के समय में दक्षिण पश्चिमी मानसून बहता है ना, इसे केरल में बारिश करता है, फिर मानसून जून में पूरा जुलाई तक पूरा भारत में फैल जाता है, तो वो इसी की देन है, ठीक है। दोनों ही इसमें कथन जो है सही बोल रहा है, तो इसका सी आंसर सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है। अगला है जलसंधि है और उसके उपनाम है और विशेषता है उसकी बताना है। तो जिब्राल्टर, इसके बारे में हमने बात किया था, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार है। बाब अलबाब जो है, तो इसमें कौन सा असंगत हमको बताना है। तो जिब्राल्टर है भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार है, ठीक है। ये कहाँ पे है, तो मोरक्को के पास है, ठीक है। अगला है बाब अल मंदेव जो है आंसुओं का द्वार कहा जाता है इसको, ये भी ठीक है। और डोवर जो है तो स्पेन और मोरक्को के बीच में पहला है, याद रखिएगा, स्पेन और मोरक्को के बीच में है। बाल अल मंदेव जो है वो यमन और जिबूती के मध्य में है, यमन और जिबूती, अफ्रीका का जो ये अब देखेंगे इस तरीके से जो अफ्रीका बना है, तो यहाँ पे यमन है, यहाँ पे जिबूती है, तो इन्हीं के बीच में बाल अलदेव है, ठीक है। अगला है कि डोवर जलसंधि विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि है। तो जो डोवर जलसंधि है विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि डोवर जलसंधि है। ये जलसंधि जो है फ्रांस के यूके को अलग करती है, ठीक है, ठीक है। दूसरा वाला थोड़ा सा सी वाला जो है यही गड़बड़ है। गड़बड़ ये मामले में कि डोवर जलसंधि दिया है, विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि दिया है, इसीलिए गड़बड़ है। डोवर नहीं, जो है विश्व की सबसे जो चौड़ी जलसंधि है उसका नाम है डेविस जलसंधि है वो, ठीक है। तो डेविस जलसंधि की बात यहाँ हो रही है, डोवर की नहीं हो रही है, ठीक। तो विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि डेविस जलसंधि है और यह जलसंधि फ्रांस को यूके से अलग करती है, ठीक है। तो इसीलिए सी वाला असंगत है, इसमें सी आंसर सही है इसका, ठीक है। वो डेविस है, वो डोवर नहीं है। अगला है 49 नंबर क्वेश्चन कि ब्लू नील का श्वेत नील का संगम उत्तरी सूडान देश के खार्तूम
स्थान पर होता है। तो ठीक है पहला। दूसरा है ओरनीको नदी वेनेजुएला की सबसे बड़ी नदी है। तो जो ओरनीको नदी है वेनेजुएला की सबसे बड़ी नदी है, जो वेनेजुएला का कोलंबिया में प्रवाहित होती है। ठीक है। अगला है बोल्गा नदी भूमध्य सागर में गिरती है। तो बोल्गा नदी जो यूरोप की सबसे बड़ी नदी है वो कैस्पियन सागर में गिरती है, भूमध्य सागर में नहीं गिरती। तो ये वाला गलत हो गया। तो 1-2 इसका सही आंसर है, सी आंसर ठीक है इसका। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला है 50 नंबर का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कि पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य व चंद्रमा की स्थिति समकोण पर होती है तो पृथ्वी पर निम्न ज्वार आता है। तो 50 नंबर क्वेश्चन है, सत्य क्वेश्चन पूछा है। तो ठीक है, समकोण की जब स्थिति होती है तो निम्न ज्वार आता है। ठीक है। पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो पृथ्वी पर उच्च ज्वार आता है। तो ये भी बात सही है। तो दोनों ही कथन इसके सत्य हैं, इसका सी आंसर सही है। दोनों ही कथन जो हैं वो सत्य हैं। ठीक है, सी आंसर सही है इसका। दोनों ही कथन जो हैं सत्य हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? वो विधायी अधिकार है, प्रशासनिक, न्यायिक है या व्यक्तिगत अधिकार है? तो कौन सा अधिकार है ये? 51 नंबर बताइए। तो 123 में है उनको अध्यादेश जारी कर सकती, तो वो विधायी शक्ति में आता है। ठीक है, ये आंसर सही, विधायी शक्ति में आता है। जब संसद के दोनों सदन अथवा एक सदन सत्र में न हो तो तब ये जारी हो पाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो विपक्ष के नेता को वर्ष 1969 में पहली बार मान्यता मिली थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो विपक्ष के नेता को पहली बार 1969 में मान्यता मिली थी, ये बात बिल्कुल सही है। अगला है 1962 में शून्यकाल की शुरुआत हुई थी। तो 1962 में जो है शून्यकाल की शुरुआत हुई थी, ये भी बात सही है। तो दोनों ही कथन इसके सत्य है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। यूपीएससी वाले भाई साहब इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। 1969 में पहली बार जो है विपक्ष के नेता की शुरुआत हुई थी और शून्यकाल की शुरुआत 1962 में हुई थी। दोनों इंपॉर्टेंट है बहुत ही। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर कौन सा राज्यसभा का एकाधिकार शक्ति के अंतर्गत आता है? तो राज्यसभा की एकाधिकार शक्ति क्या है? तो किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, गलत है। आकस्मिक रिक्त में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना। ठीक है, बाकी ये गलत है, इसका सी आंसर सही है। यही इसके जो है एकाधिकार एक नई अखिल भारतीयों को सृजन करना। तो उसको जो राज्यसभा है वो विधेयक पारित करवा के, प्रस्ताव पारित करवा के या संकल्प पारित करवा के उसको बनवा सकती है संसद से। ठीक है, अगला है और वो पूछता है कभी कभी इसको कि किस अनुच्छेद किस में है ये? तो 312 में, याद रखिएगा 312 में। अनुच्छेद 312 में राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करवा सकती है। कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन कह रहा है कि राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मुख्यमंत्री संचार का माध्यम होता है। तो बिल्कुल सही है। अगला है मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। तो भी बात सही है। तो मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। ठीक, ये बात याद रखिएगा इसको। तो इसका कौन सा आंसर सही है? तो इसका सी सही है कि ए आर दोनों ही सही है और उसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो सी आंसर इसका ठीक है। अगला है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर बने रह सकते हैं, कब तक बने रह सकते हैं? उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं वो कितने वर्ष तक अपने कार्यकाल को निभा सकते हैं, बताना है आपको। तो 60 वर्ष की आयु तक, 62 वर्ष की, 65 वर्ष की, 66 वर्ष की। तो 65 वर्ष की आयु तक वो कर सकते हैं। सी आंसर सही है। भारतीय संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है। संविधान के अनुच्छेद 124(2) में जब आप पढ़ेंगे उसको, तो उसके अनुसार जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है उसकी अधिकतम 65 वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है। ठीक है, अगला है, बाकी उसकी न्यूनतम आयु की सीमा नहीं है कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए उसकी, इसको भी याद रखिएगा। अगला 56 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में भाग लेता है? तो जब राष्ट्रपति का भारत में चुनाव होता है तो उनके जो निर्वाचन मंडल में कौन सा आदमी भाग लेता है, बताना है आपको। तो लोकसभा के मनोनीत सदस्य, तो मनोनीत कहीं के भाग नहीं लेते, तो मनोनीत नहीं, पहला गलत हो गया। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हाँ, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हाँ, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तो कौन सा इसमें सही है, बताना है आपको।
तो लोकसभा के मनोनीत नहीं, बाकी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। तो तीनों ही भाग लेते हैं। डी आंसर इसका सही है, याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54 में है, आर्टिकल 54 में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, यह मूल कर्तव्य में अपना क्रम वरीयता अनुसार स्थान रखता है। तो देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, यह मूल कर्तव्य में अपना क्रम या वरीयता अनुसार स्थान रखता है। तो किस क्रम पे आता है ये बताइए। 51 क में जो लिखा है नागरिकों के जो मौलिक कर्तव्य हैं, पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, बताइए। तो ये चौथा पे आता है, ठीक है। सी आंसर सही है, क्रम में चौथे पे आता है। सी आंसर सही है, चौथे पे ये लिखा गया, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें। अगला है, भारत की संविधान की संघीय विशेषता निम्नलिखित में से क्या है। तो संघीय विशेषता के बारे में पिछले वाले टेस्ट में हमने बताया था कि संघीय विशेषता में क्या होती है कि सशक्त केंद्र नहीं होता, पहला गलत हो गया। संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है एकात्मक व्यवस्था का लक्षण है। लिखित संविधान होना चाहिए, शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। तो 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 2, 4, 5 इसका सही आंसर होगा। बी आंसर सही है, 2, 4, 5, बी आंसर ठीक है, 2, 4, 5 इसका, ठीक है। तो संहिता के लिए संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान, शक्तियों में विभाजन, ये सब होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और बताना है देश है और उससे संविधान में क्या क्या लिया गया है वो बताना है। तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है, आयरलैंड से क्या लिया गया है, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा शैली ली गई है, 3 आंसर हो गया। कनाडा से अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को प्रदान किया गया, वो कनाडा से लिया गया है, तो 4 हो गया। आयरलैंड से लिया गया है राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, राज्यसभा में मनोनीत जो सदस्य होते हैं उनको आयरलैंड से लिया गया है। और ब्रिटेन से लिया गया विधायी प्रक्रिया, ठीक है। तो 2 हो गया। तो 2, 1, 4, 3 इसका जो है आंसर होगा, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3 बी आंसर इसका, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इस मनोनीत सदस्य की जो ये है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्य आयरलैंड, याद रखिएगा, बाकी सब तो लगभग कर ही देंगे आप। अगला है, स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न कथनों विचार करना है। तो स्थगन प्रस्ताव केवल लोकसभा में आता है, तो क्या केवल लोकसभा में आता है स्थगन प्रस्ताव? तो ऐसा नहीं, स्थगन प्रस्ताव जो होता है वो किसी में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये विशेष महत्व के जो विषय होते हैं या स्थगन के प्रस्ताव लोक महत्व के जो विषय होते हैं, शीघ्र कार्रवाई को या ध्यान आकर्षण करने के लिए संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है ये स्थगन प्रस्ताव। कोई ऐसा मुद्दा है जिस पर तुरंत चर्चा करने की आवश्यकता है, उसके लिए इसको स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है और इसको 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, ठीक है। तो पहला गलत हो गया। स्थगन प्रस्ताव केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा पेश किया जाता है, तो अभी भी गलत हो गया। तो दोनों ही कथन से गलत हैं, तो कौन सा सही होगा? डी आंसर इसका सही होगा, दोनों ही कथन गलत है। अगला है, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के बारे में कौन सा संबंध सही है, सत्य बताना है हमको, तो कौन सा सही है? तो आत्यंतिक वीटो शक्ति का प्रयोग संसद द्वारा पारित विधेयक, एक गैर सरकारी विधेयक या निजी विधेयक को तब किया जाता है। तो आत्यंतिक वीटो शक्ति का प्रयोग संसद द्वारा पारित विधेयक, एक गैर सरकारी विधेयक या निजी विधेयक हो तब किया जाता है। तो क्या ये बात सही है? अगला है, राष्ट्रपति द्वारा धन विधेयक के संबंध में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता, ये गलत है। तो क्या पहला ठीक है? तो इसका पहला वाला ठीक है। तो गैर सरकारी हो या निजी विधेयक हो तब जो है उस पर अत्यंतकारी वीटो लगाया जा सकता है। तो एब्सोल्यूट जो वीटो होता है उसमें क्या होता है? तो अत्यंत पहला ठीक है। इसका प्रयोग जो है, जो पेप्सो विधेयक था 1954 में, राजेंद्र प्रसाद ने इस पर वीटो लगा दिया था, अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया था।
और व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत से इनकार करने हेतु इस वीटो का प्रयोग किया जाता है। तो पहला ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने मंत्रिपरिषद को के सुझाव को राष्ट्रपति पर बाध्य बना दिया। तो क्या ऐसा ही है? तो 44वां नहीं था, वो 42वां ने बनाया था। ठीक है, 42वां बनाया था, इसलिए गलत हो गया है। 42वां संविधान संशोधन ने सुझाव मानने के लिए बाध्यकारी बना दिया था, इसने बाध्यता को हटाया था इसने। अगला है, ऐसे मंत्री जो किसी एक सदन का सदस्य हैं दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, वह सदन के दोनों सदनों में मतदान कर सकता है। तो मतदान दोनों सदन में नहीं करेगा, जिस सदन का सदस्य उसी में करेगा, मगर भाग वो दोनों में ले सकता है। इस वजह से दोनों ही गलत हैं इसके, तो इसका डी आंसर सही है। इसका भी दोनों ही कथन जो है असत्य हैं। ठीक है, अगला 63 नंबर का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो राष्ट्रपति मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन करता है और कार्य संचालन के संबंध में नियम बनाता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जो है मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन करता है। ठीक है, और कार्य संचालन का नियम बनाता है। तो राष्ट्रपति नहीं बनाता, ये पीएम बनाते हैं। अगला, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं कॉलेजियम की अनुशंसा पर करता है। एक कॉलेजियम की अनुशंसा पर नियुक्ति करता है। 63वां है। ठीक है, तो कौन सा इसमें सही है? तो बी वाला तो ठीक है, पहला वाला गलत है, तो केवल बी आंसर सही है इसका, केवल 2 सही है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अधिकरणों को जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा, कि 44वें द्वारा, कि 61वें द्वारा, कि 69वें द्वारा? तो किसके द्वारा जोड़ा गया था बताइए? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 द्वारा, 1972 द्वारा, वो 76 है भाई, 1976 द्वारा, 1976 द्वारा, भाग 14 को जोड़ा गया था। ठीक है, 14 को जोड़ा गया, उसी में बताया गया 42वें संविधान संशोधन में। तो ए इसका आंसर सही है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा अधिकरणों को जोड़ा गया था। ठीक है, ए आंसर सही है इसका। अगला है, निम्नलिखित में से संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? तो किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था? तो 42वां है, 44वां है, 61वां है, 86वां है? तो वो जो है 44वां संविधान संशोधन था 1978 द्वारा। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको हटा के 19(1)(च) से हटा के उसमें, और आर्टिकल 31 से हटा के इसको 300A में जोड़ दिया गया था, भाग 12 के 300A एक्ट में जोड़ दिया गया था। ठीक है, नया एक्ट ही बनाया गया था वो, तो बी आंसर सही था इसका। अगला है कि समिति है और अध्यक्ष है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो कार्य संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कार्य संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक सही है। राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति जो है अल्लादी कृष्ण अय्यर, नहीं, राष्ट्रीय ध्वज संबंधित जो तदर्थ समिति थी उसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, एक यहाँ होगा। और कार्य संचालन समिति जो थी तो के.एम. मुंशी थे कार्य संचालन समिति में। तो के.एम. मुंशी जो है 3 है। मुख्य आयुक्तों के प्रांतों की समिति जो थी वो जो थी पट्टाभी सीतारमैया थे उसमें। ठीक है, तो 4 हो गया। और क्रेडेंशियल समिति जो थी उसमें अल्लादी कृष्ण थे, 2 हो गया। 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, डी आंसर सही है इसका। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नई नई थोड़ा समितियां हैं, इसका थोड़ा कहीं जिक्र किताबों में ज़्यादा नहीं है। क्रेडेंशियल समिति, मुख्य प्रांतों वाली समिति, ये उप समितियाँ हैं मगर इसमें दे दिया है। कार्य संचालन समिति जो है के.एम. मुंशी, राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मुख्य आयुक्तों और प्रांतों के लिए समिति जो है पट्टाभी सीतारमैया, और के.एम. मुंशी जो है क्रेडेंशियल समिति के लिए। ठीक है, अगला है भारतीय जनजाति सहकारी विपणन जो ट्राइफेड की स्थापना कब हुई थी? ट्राइफेड की स्थापना पूछ रहा है, ये कब हुई थी? 1982 में, 1984 में, 1987 में, 1958 में? तो ये सब गलत है, इसका सी आंसर सही है, 1982
जो 87 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें जनजातीय लोगों के शोषण करने वाले निजी व्यापारियों से छुटकारा दिलाने के लिए इसको तैयार किया गया था। और ये क्या करता है कि जो उनका प्रोडक्ट होता है जनजातियों का, तो ट्राइफेड में वो लोग आकर, इसकी संस्था जगह जगह पे होती है, उनको आकर जमा करते हैं उनके यहाँ, और उनको उचित मूल्य यहाँ से दिलवाया जाता है, उनको मार्केट प्रोवाइड कराया जाता है ट्राइफेड द्वारा, ठीक है, ताकि उनका शोषण कम हो सके। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो केंद्रीय भंडारण निगम की स्थापना जो है, भंडारागार निगम की स्थापना 1957 में हुई। तो युग्म सही सुमेलित बताना नहीं है, बताना है हमको, ठीक है। तो पहला ठीक है, 1997 में भंडारण निगम की स्थापना हुई थी। FCI फूड खाद्य भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में हुई, तो ये भी ठीक है। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1985, तो 1985 में नहीं हुई थी, ये 1965 में हुई थी, 1965 में हुई थी। सी इसका आंसर जो है गड़बड़ है। बाकी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली टारगेटेड PDS जो था वो 1997 में 1997 में चालू हुआ था, ये भी ठीक है। तो सी आंसर सही है कि कृषि मूल्य आयोग जो है उसकी जो स्थापना है 1965 में हुई थी, 1985 में नहीं, ठीक है। पनामा रोग से ग्रसित होने वाले फसल जो है कौन सी है? तो पनामा रोग से कौन सी जो है फसल ग्रसित होती है? तो उससे केला ग्रसित होती है, ठीक है। सी आंसर से केला होती है, आम सेब और लीची नहीं होती, केला होती है, ठीक है। तो पनामा रोग से ग्रसित केला है, यह फंगस के कारण होने वाला रोग है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, केले के पौधे की वृद्धि रुक जाती है और पत्तियां भूरे रंग के आकार होकर गिरने लगती हैं, ठीक है। अगला है कि वर्षा ऋतु की फसल कौन सी है? तो वर्षा ऋतु की फसल कौन सी है? तो रबी है, जायद है, खरीफ है। ए और सी अंशतः दोनों हैं। तो खरीफ जो होती है वो वर्षा ऋतु की फसल होती है। सी आंसर सही है, धान जिसमें बोया जाता है। अगला है कि फलों का जो राजा होता है आम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो आम का वनस्पतिक नाम मैगीफेरा इंडिका है तथा यह एनाकार्डियस कुल का है। तो कौन सा कथन जो है सत्य है, बताना है। तो पहला सत्य है, इसका मैगीफेरा इंडिका नाम ही है, और कार्डियेसी कुल का है भी। आम के वृक्ष में द्विलिंगी तथा एक लिंगी नर पुष्प एक ही पेड़ में पैदा होते हैं, तो ये भी ठीक है। आम का पका हुआ फल विटामिन C का अच्छा स्रोत होता है, तो ये भी ठीक है। तो उपरोक्त में सभी कथन इसके सत्य हैं। डी आंसर सही है इसका 71 का। उपरोक्त में सभी कथन जो हैं वो सही है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय क्या होती है तो बताना है। तो नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर होगी, तो नहीं। कुल उपयोग और निवेश के योग के बराबर होगी, ये भी नहीं। सभी व्यक्तियों की व्यक्तिगत आय के योग के बराबर नहीं। उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी, तो डी आंसर सही है, ठीक है। उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी एक निश्चित समय में, ठीक है। तो 1 साल के अंदर की बात हो रही है, डी आंसर सही है इसका। अगला है कि प्रश्नगत विकल्पों में से कौन केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं होता? तो केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में क्या सम्मिलित नहीं होता है? तो ब्याज की प्राप्तियां होती हैं, कर की प्राप्तियां भी होती हैं, सरकारी विभागों में सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभ और लाभांश भी होता है, ठीक है। अल्प बचत, तो अल्प बचत इसमें नहीं आता, डी आंसर सही है, ठीक है। अल्प बचत इसमें नहीं आता है, तो डी आंसर सत्य है इसका। अगला है मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो बताना है कि मुद्रास्फीति कर्ज धारकों के लिए अनुकूल होती है। तो जो कर्ज धारण करता है उसके लिए मुद्रास्फीति अनुकूल होती है, ये बात बिल्कुल सही है। तो जो जैसे मान लीजिए मैंने किसी अपने दोस्त को उधार दिया, ए ने बी को उधार दिया, तो इसमें जब महंगाई होगी तो बी को मज़ा आ जाएगा, बी को इसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि 100 रुपया दिया इसको उधार 1 साल पहले, और 100 रुपया 1 साल बाद इसने इसको लौटाया, तो 100 रुपये उस समय जब दिया होगा तो उसमें प्याज ये 25 रुपये किलो के हिसाब से 4 किलो ले सकता था, मगर आज जब ये 100 रुपये लौटाएगा इसको, आज प्याज 35 रुपये किलो है, तो ये 2 किलो 3 किलो भी सही से नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो नुकसान किसको हुआ? तो ए को नुकसान हुआ। तो कर्जदार को क्या हो गया? अनुकूल होता है, तो ठीक है। जो कर्ज धारकों को अनुकूल होता है, पहला ठीक है। अगला है मुद्रास्फीति जो बांड धारकों के लिए प्रतिकूल होता है। तो जब आप बॉन्ड धारण करेंगे तो आप समझ लीजिए कि किसी को उधार दिए हैं, आपने एक बॉन्ड खरीदा, मान लीजिए कि 20 रुपये का आपने बॉन्ड खरीदा, तो 20 रुपये आप किसी को दिए होंगे ना,
मगर बॉन्ड का आप यूज नहीं कर पा रहे हैं। बॉन्ड को जिस दिन आप बेचेंगे, देंगे इसको, अगर 2 साल बाद इसको देते हैं तो 20 रुपया ही वो आपको वापस करता है, ठीक है। तो आपको नुकसान होता, प्रतिकूल होता है आपके लिए, अनुकूल नहीं होता। दोनों ही कथन इसके सत्य हैं, सी आंसर सही है, दोनों ही कथन जो हैं सत्य हैं। अगला है कि वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देता है, तो वह दर जिस पर जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो रिजर्व बैंक को उधार देते हैं उसका नाम क्या है, तो उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। सी आंसर सही है। रेपो रेट पे जो है आरबीआई जो है बैंकों को उधार देता है, ठीक है। तो रिवर्स रेपो रेट है 75 का, सी आंसर सही है उसका। अगला क्वेश्चन है कृषि बीमा योजना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो है, तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बीमा ग्राम योजना, आम आदमी बीमा योजना। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो 1999 में आई थी, ठीक है, 2 हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है 2016 में आई थी, ठीक है, 1 हो गया इसका। और बीमा ग्राम योजना 2002 में आई थी, तो 4 हो गया। इस तरह का क्वेश्चन पूछा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आम आदमी जो बीमा योजना है 2007-8 में आई थी, 3 हो गया। तो 2 1 4 3 इसका सही आंसर है, 2 1 4 3, तो इसका सी आंसर सही है, 2 1 4 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और बताना है क्या सही है। तो उत्पाद है और स्रोत है, तो अफीम जो होती है वो कहाँ से आती है, तो अफीम जो है उसके फल से आती है, ठीक है, 3 हो गया। हींग जड़ से आती है, 2 हो गया। रबर जो है उसके छाल से आती है कि कुनैन छाल से आता है, तो रबर जो है तना से आता है, 4 हो गया। कुनैन जो है छाल से आता है, तो 1 हो गया। तो 2 3 2 4 1, 3 2 4 1, 3 2 4 1 बी आंसर सही है, 3 2 4 1 बी में ही है, ठीक है, बी आंसर सही है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताना है, नहीं है। तो फसल है और प्रजाति है, तो सरसों की जो फसल है, सरसों की फसल वरुणा है, ये ठीक है। मटर के फसल सपना है, तो ये भी ठीक है। तो अलसी की जो फसल है वो सूर्या है, तो सूर्या अलसी की नहीं, आलू की फसल है। सूर्या जो है आलू की फसल है, ठीक है, अलसी की नहीं, गलत हो गया। तो सी आंसर सही सुमेलित नहीं है। मूंगफली की जो है वो कौशल है, तो ये भी ठीक है, तो इसका सी आंसर सही है। अगला है स्टैंड अप योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है, तो केवल महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहन करना, सिर्फ अनुसूचित जाति के उद्यमियों को उद्यमिता में प्रोत्साहित करना, अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, या पिछड़े वर्ग के उद्यमियों को प्रोत्साहित करना। तो क्या है इसमें, तो सी वाला सही है कि अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को उद्यमिता में प्रोत्साहित करना, ठीक है। तो SC ST और महिला, SC ST और महिला तीनों को इसमें उद्यमिता में प्रोत्साहित करना है। साख पत्र दिया जाता है, तो साख पत्र किसे दिया जाता है, निर्यातकर्ता को, आयातकर्ता को, सीमा शुल्क अधिकारियों को, जहाजी कंपनियों को। तो साख पत्र जो होता है आयातकर्ता को दिया जाता है, बी आंसर सही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में साख पत्र एक भुगतान सुनिश्चित करने संबंधी दस्तावेजी साख है जो आयातकर्ता के निवेदन पर वित्तीय संस्थान द्वारा जारी किया जाता है, तो इसका बी आंसर सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि जो गैट है GATT, ये इसका जो कार्यालय है कब और कहाँ स्थापित किया गया था, पूछ रहा है। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड गैट होता है इसका, तो कब स्थापित किया गया था और इसका जो है हेडक्वार्टर है या इसका कार्यालय है वो कहाँ पे है, तो पेरिस में तो नहीं है, न्यूयॉर्क में नहीं, रियो में नहीं है, ये जेनेवा में है। 1948 में जो गैट है इसकी स्थापना हुई थी। फिर इसके बाद इसका जो स्थान लिया था 1995 के आसपास WTO लिया था, ठीक है, WTO इसका स्थान ले लिया था। तो ये जो है लगभग 1948 में, ठीक है, डी आंसर सही है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो बता रहा है कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम जो है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड जो IFCI है वो, और IIBI इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, UTI जो है यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और सिडबी की स्थापना कब हुई थी, तो बताना है हमको। तो सिडबी की स्थापना 1963 में हुई थी, ठीक है। सिडबी कह रहे हैं, यूनियन ट्रस्ट इसकी जो है 1963 में हुई थी, सिडबी 1990 में बना था, ठीक है। और भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक जो है वो 1997 में बना था। सबका सही सुमेलित दिया ही हुआ है, ठीक है, दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4
ठीक है, तो ए आंसर ही सही है इसका, 1 2 3 4। तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड जो है 1948 में स्थापित हुआ था, और भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक जो है 1997 में, भारतीय यूनियन ट्रस्ट जो है 1963 में, और 1990 में सिडबी जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था। ए आंसर सही है इसका। अगला है कि उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र जो पान है कहाँ पे स्थापित है? तो बांदा में है, झांसी में, महोबा, ललितपुर में। तो पान अनुसंधान जो केंद्र है वो महोबा में स्थित है। सी आंसर सही है, महोबा में है। ठीक है, गंगा के तट की पहली प्रमुख सहायक नदी क्या है? तो गंगा के बाएं तट पर, तो बाएं मतलब कि उत्तर की तरफ से, पहली जो सहायक नदी सरयू है कि रामगंगा है, शारदा है, यमुना है? तो सबसे पहली कौन सी है? गंगा के तट के पहली प्रमुख सहायक नदी पूछ रहा है, तो रामगंगा है वो। ठीक है, बी आंसर सही है। रामगंगा जो है बिजनौर के कालागढ़ में उत्तर प्रदेश के में प्रवेश करती है, और इसकी लंबाई जो है 596 किलोमीटर है, और ये जिम कार्बेट से होकर प्रभावित होती है रामगंगा। ठीक है, और यह कन्नौज के समीप गंगा से संगम करती है। ठीक है, याद रखिएगा, रामगंगा जो है कन्नौज के पास गंगा से मिलती है। बी आंसर सही है इसका। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पूर्वांचल के लोक नृत्य हैं? तो पूर्वांचल का लोक नृत्य कौन सा है? दादरा है, कटघोड़वा है, चौरसिया है। तो कटघोड़वा का भी यूट्यूब पे आप देखिएगा, यूट्यूब पे कटघोड़वा डांस करके देखिए, कितना मज़ा आता है उसमें देख के। तो एक घोड़े जैसा कॉस्ट्यूम एक महिला पहनी होती है और कूद कूद के डांस करती है, तो लगता है कि घोड़ा नाच रहा है, तो इसलिए इसे कटघोड़वा नाम रखा गया है, लकड़ी का घोड़ा। ठीक है, तो 85 का डी आंसर सही है। ये सभी जो हैं पूर्वांचल के लोक नृत्य हैं। ठीक है, पूर्वांचल में गाजीपुर, बलिया, देवरिया और बनारस, चंदौली, ये सब आते हैं। ठीक है, अगला है, उसमें मिर्ज़ापुर भी आता है। 86, निम्नलिखित में से किसे नया ताजे वाला बैराज के नाम से जाना जाता है? नया ताजे वाला बैराज किसको जाना जाता है? नया ताजे वाला बैराज किसके नाम से जाना जाता है? तो हथिनी कुंड बैराज, बाणसागर परियोजना, पथराई बांध परियोजना, गोकुल बैराज, किसको जाना जाता है? तो हथिनी कुंड बैराज जो है इसको जो है नया ताजे वाला बैराज के नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक है, तो हथिनी कुंड बैराज जो है 5 राज्यों जिसमें कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, 1972 में ये बना था सहारनपुर के पास, यमुना नदी पर हुआ है इसका। ठीक है, यमुना नदी पर है, ताजे वाला बैराज भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो हथिनी कुंड जो है ये लगभग 5 जो राज्य हैं, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, 1872 में ही बना था, 1972 नहीं, 1872 में बना था, याद रखिएगा ये 1872। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो सुमेलित बताना है हमको, सुमेलित नहीं है, नहीं सुमेलित है। तो मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNIT पूछ रहा है, MNIT कहाँ पे है? तो बता रहा है कि लखनऊ है। तो MNIT सभी जानते हैं कि ये प्रयागराज में है। ठीक है, प्रयागराज में है ये। और इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट जो है, इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट कानपुर दिया है। पल्स वाला जो इंस्टीट्यूट है कानपुर में है, ये हापुड़ में है। ठीक है, हापुड़ में ये। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज जो है रायबरेली दिया है, जो कि आगरा में है, ठीक है। इंडियन पल्सेज रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो ये कल्याणपुर में, कानपुर में। कानपुर वाले लोग जानते होंगे, कल्याणपुर के पास ही इंडियन मेन रोड पे ही है ये। जो IIT अब जाते हैं, IIT कानपुर, तो बीच में रोड पे ही पड़ता है। डी आंसर सही है इसका, कि डी यही सही सुमेलित था। अगला है, उत्तर प्रदेश का पहला प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय की स्थापना कहाँ करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है? तो प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय की स्थापना कहाँ हो रही है, इसको बताना है। तो लखनऊ प्राणी उद्यान में इसका लिया गया है, दुधवा में नहीं है, गोरखपुर प्राणी उद्यान में नहीं, कतरनिया पे भी नहीं है। ये बी आंसर इसका सही है, 88 का। उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ का चिड़ियाघर है परिसर में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय का निर्माण करने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है इसमें। ठीक है, अगला, यूपी परिवार कल्याण
कार्ड योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो यूपी परिवार कल्याण कार्ड योजना, तो पहला ऑप्शन दे रहा है इसमें कि यह कार्ड आधार की तर्ज पर 12 अंकों का होगा। ठीक है, तो 12 अंकों का होगा जिसमें परिवार के सभी सदस्यों की पूरी जानकारी होगी, तो ये ठीक है। दूसरा है, इस कार्ड की मदद से किसी भी योजना के आपात्र आवेदकों का आसानी से पता लगाया जा सकेगा, तो ये भी मामला ठीक है। तो दोनों ही कथन इसका सही है, सी आंसर सही है। बढ़िया योजना है ये। इसमें जो प्रधान जो भी होते हैं अपने गुर्गों को कुछ भी दे देते हैं सब, वो एलिजिबिलिटी नहीं रहते तब भी अगर ये बन जाएगा तो प्रधान लोगों की वाट लग सकती है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक पर्यटन राजधानी जो है के रूप में स्थापित हुई है? तो लखनऊ है, आगरा है, प्रयागराज है, वाराणसी है। तो कौन सी है? तो वो वाराणसी को कहा गया है। टी आंसर सही है। संघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक एवं पर्यावरण राजधानी जो है वाराणसी है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला है कि मानव शरीर में फीमर सबसे लंबी अस्थि है। ठीक है, तो फीमर सबसे लंबी अस्थि है, ये बात ठीक है। अगला, हैजा रोग जीवाणु के कारण फैलता है। तो हैजा रोग जो है विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से फैलता है, तो जीवाणु वाला रोग है, ये बात ठीक है। एथलीट फुट रोग विषाणु से द्वारा होता है, तो विषाणु द्वारा नहीं होता है ये। ठीक है, ये कवक से होता है। एथलीट फुट जो है ये कवकों द्वारा होता है, कवक से फैलता है। ठीक है, तो इसका तीसरा वाला गलत है। तो कौन सा सही है? तो पहला और दूसरा इसका सही है, तो इसका सी आंसर सही है। 1 और 2 केवल सही हैं। ठीक है, इंसुलिन प्राप्त होता है। तो इंसुलिन अदरक के प्रकंद से, डहेलिया की जड़ों से, बलसन पुष्प से, आलू के कंद से। तो इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? तो डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। डहेलिया इंपॉर्टेंट है, डहेलिया को सर्च करके यूट्यूब पे या फिर गूगल पे देखिएगा डहेलिया कैसा है। बी आंसर सही है। अगला है, फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? अस्थायीकरण, तो सोडियम सल्फेट है, सोडियम थायोसल्फेट है, अमोनियम परसल्फेट है या बोरेक्स है। तो क्या यूज होता है उसमें? तो सोडियम थायोसल्फेट यूज होता है। ठीक है, बी आंसर सही है। सोडियम थायोसल्फेट का यूज किया जाता है निगेटिव एवं पॉजिटिव के स्थिरांक में। ठीक है, इसका जो उपयोग है चांदी एवं सोने के निष्कर्षण में भी किया जाता है। चांदी और सोने का जहाँ निष्कासन होता है, निष्कर्षण होता है, वहाँ भी किया जाता है। अगला है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, तो 94 नंबर का। तो कथन कह रहा है कि सोडियम धातु का संचयन किरोसिन में होता है। तो बात ठीक है, पानी में डालते ही आग लग जाती है, एकदम से विस्फोट हो जाता है। तो पहला सही है। ठीक है, अगला है कि धातु सोडियम वायु के प्रभाव में गल जाती है। तो 94 नंबर को बताना है। तो हवा में खुला होने पर यह ऑक्सीजन से क्रिया कर ऑक्साइड बना देती है, और सोडियम की जल से बंधता अधिक होती है, और यह जल से क्रिया करके हाइड्रोजन और ऊष्मा की पर्याप्त मात्रा जो है उत्पन्न करती है। इसी कारण से हाइड्रोजन गैस में आग लग जाती है। ठीक है, तो दोनों ही कथन इसके जो हैं सत्य हैं। ठीक है, धातु सोडियम वायु के प्रभाव में गल जाती है, गलती नहीं, ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, तो दूसरा ये जो आर जो दिया है गलत है, वो गलती नहीं है, इसका ऑक्साइड बनाती है ऑक्सीजन से क्रिया करके, गलती नहीं है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो इसका सी आंसर सही है कि एक सत्य है और जो है आर असत्य है। सी आंसर सत्य है। अगला है, अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में जो कंट्रोल छड़ का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? तो रिएक्टर कार्य करना बंद कर देगा, चयन प्रक्रिया सीमा के बाहर चली जाएगी, रिएक्टर में कार्य धीमा हो जाएगा, उपयुक्त से कोई नहीं। तो जो कैडमियम की छड़ या कोई भी छड़ जो है, कंट्रोल छड़ जब जल दी जाती है, जो कि न्यूट्रॉन को मंदक प्रदान करता है या उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, कम कर देता है, तो ये चयन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो इसका बी आंसर सही है, नुकसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रक छड़ों का उपयोग नहीं किया जाएगा, तो नाभिकीय प्रक्रिया जारी रहेगी तथा उससे उत्पन्न ऊर्जा विध्वंसक का कारण बन सकती है और विस्फोट हो सकता है बहुत ज़्यादा। अगला, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक और छोटा, काल्पनिक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, वास्तविक और बड़ा। तो कैसा होता है ये? तो काल्पनिक और बड़ा होता है। ठीक है, बी आंसर सही है, काल्पनिक और बड़ा होता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 97 नंबर क्वेश्चन है, प्रक्रम है और उद्योग है, कूट का प्रयोग करके आंसर देना है हमको। तो भंजन, प्रगलन, हाइड्रोजनीकरण और बल्कीकरण। तो हाइड्रोजनीकरण से
खाद्य वसा का जो है, जिसको हम वनस्पति घी कहते हैं, उसको तैयार किया जाता है हाइड्रोजनीकरण से। सी का चौथा होगा, ठीक है, सी का चौथा होगा। और भंजन से जो है पेट्रोलियम के लिए यूज होता है, 2 हो गया। प्रगलन जो है तांबा गलाना वलाना होता है, प्रगलन 3 हो गया। बल्कीकरण जो है रबर का किया जाता है, ठीक है। तो 3 2 3 4 1 2 3 4 1 कौन सा आंसर सही है इसका? 2 3 4 1 सी आंसर सही है इसका, ठीक है, याद रखिएगा। हाइड्रोजनीकरण खाद्य वसा तेल का होता है, बल्कीकरण रबर का होता है, भंजन जो है पेट्रोलियम का होता है, और प्रगलन जो है तांबा का होता है, ठीक है, प्रगलन तांबा का होता है। अगला क्वेश्चन है कि गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो गैसीय अवस्था में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो एब्सिसिक अम्ल है, एथिलीन है, ऑक्सीटोसिन है, इनमें से कोई नहीं है। तो कौन सा हार्मोन है? वो तो एथिलीन जो है ये पाया जाता है, बी आंसर से, ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तो एथिलीन एक पादक हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है और यह फलों को पकाने में काम आता है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस द्वारा होता है? तो डिप्थीरिया है, मलेरिया है, हैजा है, हेपेटाइटिस है। तो कौन सा होता है इसमें? डिप्थीरिया, मलेरिया, हैजा है और हेपेटाइटिस में। तो हेपेटाइटिस जो है, डी आंसर सही है। तो हेपेटाइटिस एक संक्रमण रोग है जो HBV जो नामक वायरस के कारण फैलता है। यह रोग के कारण लीवर में सूजन और जलन पैदा होती है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित नीचे दिए गए कथनों में से, कारणों में से कथन और कारण दिया हुआ है, बताना है कौन सा सही है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में गोइटर एक सामान्य बीमारी है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो आयोडीन कम मात्रा में उपलब्ध होता है, इसलिए यहाँ घोंघा रोग या गोइटर रोग होता है। घोंघा है, ये घोंघा है, गोइटर है, गला सूज जाता है इसमें, ठीक है। दूसरा है, पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है। तो ठीक है, तो इसका ए आंसर सही है। कथन और कारण दोनों ही सही है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है, तो सही बात है। तो इसका बी आंसर सही है, व्याख्या कर रहा है, ठीक है। पहला वाला में नहीं दिया है मगर बी वाले में व्याख्या कर रहा है, तो इसका बी आंसर सही है, व्याख्या कर रहा है इसका। कोलेस्ट्रॉल का असमान स्तर संबंधित है। तो कोलेस्ट्रॉल का जब बढ़ जाता है शरीर में तो उसका क्या होता है? धमनियों के कठोर होने से, शिराओं के कठोर होने से, किडनी में स्टोन होने से, उपरोक्त में सभी, तो क्या होता है? तो धमनियों के कठोर होने से हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, धमनियों में जमने लगता है, तो उससे कठोरता आ जाती है उनमें। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 102 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि जो EEG है, ECG है, EOG है, EMG है, किससे होता है? तो ECG जो है जो वो हृदय के लिए होता है, तो 4 हो गया बी का, ठीक है। और EEG है जो मस्तिष्क के लिए होता है, तो 3 हो गया। और EOG है आँख के लिए होता है, 2 हो गया। और EMG जो है वो मांसपेशियों के लिए होता है, 1 हो गया। तो 3 4 2 1 3 4 2 1 इसका बी आंसर सही है, ठीक है, बी वाला 3 4 2 1 है इसका। अगला है, जब आप टेलीफोन चालू करते हैं तब क्या होता है? ध्वनि एवं दृश्य एक साथ उत्पन्न होते हैं। तो टेलीविज़न है, टेलीफोन नहीं है भाई, टेलीविज़न चालू होता है तो ध्वनि एवं दृश्य एक साथ आरंभ होते हैं। अगला है, ध्वनि तुरंत सुनाई देती है लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देता है, क्योंकि दृश्य को पर्दे पर आने के लिए कुछ समय लगता है। अगला है, दृश्य तुरंत आरंभ होता है लेकिन ध्वनि बाद में सुनाई देती है, क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग होती है। तो उस हिसाब से तो सी वाला सही होना चाहिए, मगर क्या होता है कि इसमें सिंक्रोनाइजर लगा होता है, ऑडियो सिंक्रोनाइजर कहते हैं इसको, ऑडियो सिंक्रोनाइजर। सिंक्रोनाइजर मतलब होता है कि समन्वय करना, समन्वय बनाता है, ध्वनि और दृश्य में समन्वय बना के वो साथ में हमको दिखाता है। तो ए आंसर सही है, ठीक है। इसका अगर ऑडियो सिंक्रोनाइजर इसमें ना लगाओ तो इसका सी आंसर सही हो जाता, ठीक है, क्योंकि ध्वनि जो है बाद में सुनाई देती है, क्योंकि ध्वनि की स्पीड कम है प्रकाश की तुलना में, तो इस वजह से। तो इसका ए आंसर सही है, ठीक है। ध्वनि एवं दृश्य एक साथ आते हैं ऑडियो सिंक्रोनाइजर की मदद से। अगला क्वेश्चन है 104 नंबर का कि क्या कह रहा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ए है कि स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का संकल्प पारित किया, तो सुमेलित नहीं है, तो पहला ठीक है।
अगला है रियो सम्मेलन एजेंडा 21 स्वीकृत किया, तो ठीक है, रियो 93 में 21 बार किया। जोहानसबर्ग जो है सम्मेलन जो है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है जोहानसबर्ग को, ठीक है। वारसा जो सम्मेलन है, वारसा सम्मेलन जो है 2015 नहीं 2013 में हुआ था। 2013 के पेरिस जलवायु समझौते को लागू करने पर सहमति है। तो वारसा जो सम्मेलन है 2013 में हुआ था। इस सम्मेलन ने ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने पर सहमति दी थी, ठीक है। ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है GFC जो बनाने पे जोर दिया था ये। 2015 के पेरिस जलवायु समझौते को लागू करने के लिए सहमति कोटोविस सम्मेलन हुआ था 2018 में, ठीक है। तो वारसा सम्मेलन जो है GCF है, ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने के लिए, तो इसीलिए D वाला जो है सही सुमेलित नहीं है। पहला स्टॉकहोम, रियो और जोहानसबर्ग तीनों ही सुमेलित था, ठीक है। राइजो फिल्ट्रेशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। क्या होता है राइजो फिल्ट्रेशन? तो यह एक जल जैवोपचार की तकनीक है। तो राइजो फिल्ट्रेशन जो है एक जैवोपचार की तकनीक है। इसमें पौधे की जड़ों द्वारा प्रदूषकों को अवशोषित करके जल को परिशुद्ध किया जाता है। तो कौन सा अशुद्ध नहीं है, मतलब कि कौन सा सही है? तो पहला भी सही है। दूसरा है कि इस तकनीक का प्रयोग मुख्यतः नम भूमियों व ज्वार नद मुखों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए किया जाता है, तो ये भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों ही सत्य हैं। पूछा असत्य नहीं है, मतलब सत्य पूछा है, तो इसका सी आंसर सही होगा। दोनों ही सत्य हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको, UPSC लेवल का क्वेश्चन है। अगला है कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो WG रोजेन ने, EO विल्सन ने, रेमंड एंड दसमान ने, इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया था ये? तो रेमंड एंड दसमान ने जैव विविधता शब्द का प्रयोग प्रथमतः किया था। सी आंसर सही है इसका। 1968 में रेमंड एंड दसमान ने किया था इसका, ठीक है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग 1985 में WG रोगन द्वारा किया गया, ठीक है। बाद में 20 वर्ष, लगभग 18-19 वर्ष बाद भी इसका किया था। तो सबसे पहले रेमंड एंड दसमान ने किया था 1968 में ही। अगला है 107 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित है? तो सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य जो है ये जो है सत्यमंगलम जो है तमिलनाडु में है। ओरंग बाघ अभयारण्य जो है अरुणाचल प्रदेश दिया है, तो ओरंग असम में है, ठीक है। सहाद्री बाघ अभयारण्य जो है महाराष्ट्र में है, केरल में नहीं है, महाराष्ट्र में है। भद्रा बाघ अभयारण्य कर्नाटक में है, तो भद्रा जो है वो कर्नाटक में सही है। D आंसर सही है। भद्रा बाघ अभयारण्य सही सुमेलित है, बाकी सही सुमेलित नहीं था। अगला है 10% के नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो 10% का नियम है क्या? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण जो होता है एक स्तर से दूसरे स्तर में, वो केवल 10% होता है, बाकी जो होता है वो लॉस हो जाता है। ऊर्जा के 10% के नियम का प्रतिपादन जो है वो लिंडेमान ने किया था, ठीक है। ए आंसर से लिंडेमान ने किया था, ए आंसर सही है, ठीक है। तो जब कोई शाकाहारी जंतु होता है वो अपने पास 10% ऊर्जा को संरक्षित रखता है। जब कोई मांसाहारी उस शाकाहारी को खाता है तो उसका 10% ऊर्जा उसके में संचित हो जाती है। तो ये 10 का नियम है कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज में, ठीक है, कि 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ठीक है। तो इसको लिंडेमान ने बताया था। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार शीर्ष 5 शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? तो सबसे अधिक जनसंख्या किस में थी? तो 5 शहरी जनसंख्या वाले जो राज्य हैं वो कौन है? तो सबसे अधिक जो जनसंख्या वाला राज्य है, जनसंख्या वाला राज्य ने जनसंख्या परसेंटेज में पूछा है, जनसंख्या परसेंटेज में पूछा है, इस वजह से महाराष्ट्र इसमें नहीं आएगा। मिजोरम जो है सबसे अधिक, तो 62%, 63% के आसपास, 62.2% गोवा है, ठीक है। गोवा के बाद में मिजोरम आता है, फिर तमिलनाडु आता है, फिर केरल, फिर महाराष्ट्र आता है, ठीक है। तो सी आंसर से ये मिजोरम है, तमिलनाडु है, केरल है, फिर महाराष्ट्र है। जनसंख्या के हिसाब से रहता तब तुरंत मामला उलट जाता,
ये सब मिजोरम दिखाई ही न देते। जनसंख्या परसेंटेज पूछा है, तो कम जनसंख्या होने के कारण गोवा का अधिक परसेंटेज आ गया है। ठीक है, तो सी आंसर इसका सही है, याद रखिएगा। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर जो है वो दिखाया है न्यूनतम? तो हमीरपुर, बागपत, श्रावस्ती, बलरामपुर। तो श्रावस्ती ने निगेटिव दिखाया है। ठीक है, निगेटिव ग्रोथ रेट है 5.2%, निगेटिव ग्रोथ रेट है इनके। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है? तो कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो कितना है? प्रथम है, द्वितीय है, पंचम है या षष्ठम है? तो याद रख, देखिए क्या पूछ रहा है। जनगणना के अनुसार कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से, नगरीय जनसंख्या बताना है, परसेंटेज में नहीं बताना है। तो कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है इसका। ठीक है, बी आंसर सही है। 44.49 मिलियन जो लोग जो हैं शहर में रहते हैं उत्तर प्रदेश में, इसी वजह से दूसरा स्थान है इसका। और उत्तर प्रदेश में योगदान जो नगरीय में 11.79 का है। 11.79 जो जनसंख्या जो है शहर में रहती है उत्तर प्रदेश में। भारत में प्रजनन काल माना जाता है, तो भारत में प्रजनन काल क्या माना जाता है? 12वें में 18 से 25 वर्ष, 20 से 40 वर्ष, 15 से 49 वर्ष, 18 से 60 वर्ष। तो किसको मानते हैं? तो 15 से 49 वर्ष मानते हैं कि 15 वर्ष से कोई भी मतलब महिला जो है 49 वर्ष तक वो बच्चे को जन्म दे सकती है, ये भारत में माना जाता है। सी आंसर सही है। अगला है कि किस नगरीय क्षेत्र की विशिष्टता में शामिल नहीं है? नगरीय क्षेत्र की विशिष्टता में क्या शामिल नहीं है? तो वहाँ की न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो, कार्यशील पुरुषों का न्यूनतम 75% गैर कार्यों में संलग्न हो, वहाँ जनसंख्या का घनत्व तो लगभग 400 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर हो, वहाँ नगर पालिका, नगर निगम या छावनी बोर्ड स्थापित हो। तो क्या उसमें शामिल नहीं है? तो बी वाला है, कार्यशील पुरुष नहीं, कार्यशील जनसंख्या होनी चाहिए थी यहाँ पे। ठीक है, तो नगरीय क्षेत्र के न्यूनतम 75% कार्यशील पुरुषों का गैर कृषि में संलग्न होना यह आवश्यक नहीं है। पूरी जनता को, मतलब कि जनता में महिला पुरुष दोनों को मिला के 75% जो जनसंख्या हो गैर कृषि कार्य में संलग्न होनी चाहिए। ठीक है, 75% जो है लोग गैर कृषि में संलग्न होने चाहिए। बाकी जो है सब शामिल है इसमें। तो बी वाला शामिल नहीं है इसमें, बाकी पहला शामिल है कि वहाँ न्यूनतम जनसंख्या जो है 5000 हो, वहाँ जनसंख्या घनत्व तो जो है 400 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर हो, वहाँ नगर पालिका, नगर निगम या छावनी बोर्ड स्थापित हो। तो ये तीनों हैं, बाकी सी बी वाला नहीं था इसका। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचा, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपया अधिक होता तो उसे 5% का लाभ हो जाता। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? समझ रहे बात को? तो एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% हानि बेचा, तो 20% हानि बेचा, मान लीजिए एक्स है वो मूल्य है उसका, विक्रय मूल्य, और वो बेचा 80% पे। अब क्या हुआ? 100 मान लेते हैं, 100 रुपया है उसका मूल्य, वो बेचा 80 पे। ठीक है, तो 20% हानि बेच दिया उसको। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य, तो वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 100 रुपये अधिक होता या 180 रुपया अगर होता तो 5% का लाभ हो जाता है इसको, तो 105 रुपया हो जाता है इसके पास। तो साधारण तरीके से लगाते हैं। ठीक है, तो मान लो कि वस्तु का क्रय मूल्य जो है एक्स है। ठीक है, तो पहला विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 4/5x होगा। ये शॉर्ट में लिख दिया मैं, तो कैसे बता रहा हूँ, तो हो जाएगा ये 80x/100, तो इसे ही कट जाएगा, तो 4/5x हो जाएगा, क्योंकि 80% पे था ना। तो इसका पहला विक्रय मूल्य जो हो गया 4/5 हो गया, 4/5x हो गया। ठीक है, अगला है कि दूसरा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? दूसरा विक्रय मूल्य 105 बता रहा है, तो 105/100 इंटू x, तो कितना हो जाता? 21/20x हो जाता। ठीक है, तो बता रहा है कि तो 4/5 और इसका दोनों का अंतर कितना है? 100 रुपये अधिक मिल रहा है। ठीक है, तो इसका अंतर इतना है, तो हो गया
तो कितना हो गया 21/16 x माइनस 16 कहाँ से आ गया, 20 होगा ना, 21/20 है, 21/20 माइनस 4/5 x इक्वल टू 100 हो गया। ठीक है, ठीक है। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो 21 ये आ जाएगा, x कॉमन ले लेते हैं, तो 21 माइनस 16/20 हो जाएगा इक्वल टू 100 हो गया। तो फिर 5x इक्वल टू 100 इंटू 20 हो गया। इसमें 21 में से 16 घटा देंगे और ये 20 को यहाँ लेके चले जाएंगे, ये हो गया। तो x इक्वल टू 400 आ गया। तो पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, तो क्रय मूल्य इसका 400 रुपये था। ठीक है, सी आंसर सही है इसका, क्रय मूल्य 400 रुपये था। ठीक है, ठीक है। अगला है गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए, गोपाल है ये और ये गोविंद है। ठीक है, गोपाल ने गोविंद की तरह इशारा किया, इसकी तरह इशारा करके कहते हुए कहा कि इसका पिता, इसका जो पिता है, इसका पिता मेरे पिता का, इसका जो पिता है मेरे पिता का, इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, इसका जो पिता है मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। तो अपने आप को कह रहा है, जो इसका पिता है मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। तो गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है, तो पुत्र का संबंध है, सी आंसर सही है, पुत्र का संबंध है। खुद अपने आप को ही बता रहा है वो, सॉरी पिता का संबंध है। गोपाल का गोविंद का गोपाल से गोविंद का पिता का संबंध है। ठीक है, इसका जो है समझ रहे हैं कि नहीं बात को। गोपाल ने गोविंद के लिए इशारा कर कहा कि इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। तो इकलौता पुत्र कौन होगा, गोपाल ही होगा, तो उसका पिता होगा। ये डी आंसर सही है। अगला है कि दी गई श्रृंखला में गलत संख्या कौन सी है। तो गलत बताना है कि गलत जो संख्या है वो कौन सी है। तो करना क्या, हमको 462 दिया है, तो इसमें से हम 42 घटाएंगे। 442 में से 42 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 420 बचेगा। ठीक है, 420 में से हम 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 380 बचेगा। और 380 में से देखिए 380 आएगा ना यहाँ पे, 380 में से अगर हम 38 घटाते हैं तो कितना बचेगा, तो 342 बचेगा। अब 342 में से हम 36 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 306 बचेगा। तो 420 जो है यहाँ 420 होना चाहिए था, 422 दिया है, तो यही ए वाला ही गलत है। ठीक है, ए वाला ही गलत है। अगला है शैलेंद्र की लंबाई में केशव से छोटा है। तो जो शैलेंद्र है लंबाई में केशव से छोटा है, तो केशव बड़ा है। ठीक है, ये केशव है, लंबा है, केशव से छोटा है किंतु राकेश से लंबा है। तो शैलेंद्र लंबाई में केशव से छोटा है किंतु राकेश से लंबा है। तो राकेश हैं ये, राकेश छोटे हैं, राकेश से लंबा है। माधव सबसे लंबा है, तो माधव जो है सबसे लंबा है, माधव जो है सबसे लंबा है। आशीष केशव से कुछ छोटा है। तो आशीष जो है केशव से, आशीष यहाँ पे है, केशव से कुछ छोटा है आशीष। आशीष केशव से कुछ छोटा है और शैलेंद्र से कुछ लंबा है। तो ठीक है, तो आशीष शैलेंद्र से कुछ लंबे भी हैं। ठीक है, यदि वे ऊंचाई से वर्धमान क्रम में खड़े हों तो दूसरे स्थान पे कौन होगा। तो दूसरे स्थान पे केशव होगा, पहला स्थान पे ये हो गया, दूसरे स्थान पे केशव होना चाहिए ना। माधव कहाँ दे दिए इसमें, वर्धमान क्रम क्या होता है भाई, दूसरे अगर वर्धमान क्रम मतलब इधर से क्रम अगर पूछेगा तो शैलेंद्र दूसरा होगा। तो कहाँ से पूछ रहा है देखते हैं, इंग्लिश वाला। तो असेंडिंग आर्डर पूछ रहा है। ठीक है, असेंडिंग आर्डर में बढ़ते हुए क्रम में, तो बढ़ते हुए क्रम में देखे थे शैलेंद्र था। ठीक है, तो बी आंसर सही है इसका, शैलेंद्र था वो। ठीक है, शैलेंद्र था, बी आंसर ठीक है। अगला है 118वां क्वेश्चन है कि मौली बिंदु ए से बिंदु बी तक
5 फीट चलता है, तो मौली है बिंदु ए से बिंदु बी तक 5 फीट चलता है, फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर अपनी ओर दाईं ओर 6 फीट चलता है, तो दाईं ओर चलता है तो दाएं नीचे 6 फीट चलता है, फिर बाईं ओर घूम जाता है, फिर बाईं ओर घूम जाता है, तो अपनी बाईं जो घूमेगा तो 4 फीट चलता है। ठीक है, अंत में वो फिर अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर वो बाईं ओर मुड़ के 6 फीट चलता है। ठीक है, अब वो बिंदु बी से कितनी दूरी पे है, तो बिंदु बी से 4 मीटर दूरी, 4 फीट दूरी पे है। ये जो बीच की दूरी 4 फीट ही है, 4 फीट दूरी पे है। ठीक है, डी आंसर सही है इसका, 4 फीट दूरी पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल के आक्रमण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, तो पूछता है कई बार ये, तो यूनानी है, शक है, कुषाण है। ठीक है, तो यूनानी है, कुषाण है, शक है, यूनानी, कुषाण है, शक है, कुषाण, यूनानी है। तो सही कालानुक्रम क्या है, तो पहला ही सही कालानुक्रम है। भारत में जो बाह्य आक्रमण का क्रम है वो जो है पहले यूनानी आक्रमण किए, फिर शक किए, फिर कुषाण आया था लास्ट में। ठीक है, ए आंसर सही है इसका। अगला है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पे है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान नई दिल्ली, जयपुर, हिसार, भोपाल। तो जयपुर में है, याद करना है, इसको याद कर लीजिए, बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा रहा फारकाचिक ग्लेशियर कहाँ पे अवस्थित है, तो फारकाचिक ग्लेशियर कहाँ है, अब करंट अफेयर्स ना आ जाए। 121 वाला जो फारकाचिक ग्लेशियर है वो कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये करंट अफेयर्स है। हर साल विश्व कौशल दिवस कब मनाया जाता है, हर साल विश्व कौशल दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 15 जुलाई को मनाया जाता है। ये आंसर सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये करंट अफेयर्स है, ये भी है, ये इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा सेकेंड थॉमस सोल क्षेत्र कहाँ पे है, सेकेंड थॉमस सोल क्षेत्र जो है वो कहाँ पे है पूछ रहा है। मलक्का स्टेट है, दक्षिण चीन सागर है, आर्कटिक क्षेत्र है, फिलीपींस सागर है, तो दक्षिण चीन सागर में, बी आंसर सही है। स्प्राटली आइलैंड है, उसी के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है सेकेंड थॉमस सोल। ठीक है, बी आंसर सही है, इंपॉर्टेंट है ये हाल ही में परियोजना। 27 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में एक एकल परियोजना में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय स्थान कहाँ स्थापित किया गया, तो आप सुने होंगे, सूरत है, गांधीनगर है, बड़ौदा है और अहमदनगर है, तो सूरत में बना था ये। ठीक है, सूरत में डायमंड बोर्ड्स, जिसे एक परियोजना में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय माना गया इसको, जो सूरत डायमंड बोर्ड्स है जो, ये आंसर सही है, इंपॉर्टेंट है ये। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा अकीरा क्या है, तो अकीरा जो है वो रैमसमवेयर था अकीरा, तो करंट अफेयर था ये। तो भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना कहाँ पे प्रारंभ हुई, किस राज्य में प्रारंभ हुई है, तो जम्मू कश्मीर, सी आंसर सही है, जम्मू कश्मीर में हुई है। अगला है कि हाल ही में खबरों में रहा कैमरान वे संदर्भ में, कौन सा सही है कैमरान वे संदर्भ में, तो यह वियतनाम में स्थित है। ठीक है, वियतनाम में है, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, तो ठीक है, दोनों ही कथन सही है इसके, सी आंसर सही है। कैमरान वे जो है वियतनाम में है, वियतनाम का प्राकृतिक बंदरगाह है। तो गिग वर्कर्स के लिए, जो कि ये सब जोमेटो स्विगी में काम करते हैं, उनके लिए बिल पेश करने वाला भारत का देश का प्रथम राज्य कौन बना है, तो राजस्थान बना है। ठीक है, ये सब सही नहीं है, ये सब पुराना है, सब पुराना है, सब पुराना है। ठीक है, सब ठीक है, सब पुराने हैं। चलिए 140 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, तो जितना करंट अफेयर्स जरूरी लग रहा था उसको बता दिया हमने। आगे करंट अफेयर्स की क्लास कुछ दिनों में चालू होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके। चलिए, धन्यवाद।